जी जनाब, एसेट के कॉस्ट के मुतालिक अभी तक हम लोग क्या करते होते थे कि एग्जामिनर ने हमें बताया क्वेश्चन के अंदर कि भाई जो आपका एसेट परचेज किया है उसकी जो कॉस्ट है वो है जनाब 4,000 400,000 या कुछ भी, वो हमें बता देता था। हम इसके ऊपर कैलकुलेशन करना शुरू कर देते थे। लेकिन ये जो एसेट की जो कॉस्ट है इसके ऊपर अगर हम गौर से देखें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में कुछ गाइडेंस रिक्वायर्ड है कि क्या इस एसेट की कॉस्ट में ये चीज़ शामिल होनी चाहिए, क्या इस एसेट की कॉस्ट में ये चीज़ शामिल होनी चाहिए। तो फिर जनाब, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 है, IAS 16, इसने बहुत सारी गाइडलाइंस दी। आपको पता है, हम बात ये पहले भी कर चुके हैं कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ये पूरी दुनिया के हर बिजनेस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए होते हैं। तो इसमें इतने सारे जो डिफरेंट सिनेरियोज हैं उन तमाम सिनेरियोज को कंसिडर किया जाता है और उसके बारे में गाइडलाइन दी जाती है। अब IAS 16 में से कुछ चीज़ें आपके सिलेबस में क्योंकि शामिल हैं, जिनमें से एक चीज़ ये भी है कि IAS 16 की जो पैराग्राफ नंबर 6 है, जो इसका पैरा नंबर 6 है, ये डेफिनेशंस का पैराग्राफ है। इसके अंदर उन्होंने कॉस्ट को एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि जनाब, द कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स पेड एंड द फेयर वैल्यू ऑफ द अदर कंसिडरेशंस गिवन टू अक्वायर द एसेट एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन। उसने कहा कि जनाब, एसेट जब आप लेंगे तो उस वक्त आप जो कैश देंगे वो उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। फिर उन्होंने सोचा कि व्हाट इफ कि आप एक कैश नहीं देते हैं, आप कोई कैश इक्विवेलेंट पे कर देते हैं। ठीक है जी। अब कैश तो आपको पता है मनी होता है। अब कैश का इक्विवेलेंट क्या हो सकता है? एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं पे ऑर्डर, एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं चेक। ठीक है, आप ये भी तो सोच सकते हैं कि अच्छा, अगर हमने कैश पे किया है तो ठीक है, वो तो कैश हो गया, लेकिन चेक अगर हमने पे किया तो फिर क्या वाकई तो ये भी कैश इक्विवेलेंट है, यानी कि चेक भी एक्चुअली कैश ही है। फिर एक और चीज होती है, बहुत मजे की चीज है, गौर से सुनिएगा, प्राइस बॉन्ड्स। आपके पास 40,000 रुपए के प्राइस बॉन्ड्स पड़े हुए हैं और आप उसको दे के कोई चीज परचेज कर लेते। ये ऐसे ही होता है, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर प्राइस बॉन्ड्स हैं ये कैश इक्विवेलेंट होते हैं, इनको कैश इक्विवेलेंट की तरह ही ट्रीट किया जाता है। और अगर आप इस प्राइस बॉन्ड के अगेंस्ट पैसे लेना चाहते हैं तो आप ये 40,000 रुपए का प्राइस बॉन्ड लेके जाएं किसी भी बैंक वाले के पास, उसे दे दें, तो जिस खिड़की से आप बिल वगैरह जमा कराते हैं उसी खिड़की में आप उसे ये प्राइस बॉन्ड दें और उसे कहिए जी मुझे कैश चाहिए, वो आपको कैश दे देगा। और ये काम आपने कभी नहीं देखेंगे आपके ऐसे हो रहा हो, क्योंकि ये जो प्राइस बॉन्ड है, इवन ये दुकानों पे जाके भी आप उसे कहते हैं यार मैंने सामान लेना है, मेरे पास ये 1,000 वाला या 2,000 वाला प्राइस बॉन्ड है, तो चलो ये तुम इसके अगेंस्ट मुझे सामान दे दो, तो वो भी कैश की तरह ही माना जाना, समझा, लिखा पढ़ा जाना जाता है। ठीक है जी। पे ऑर्डर की हम लोगों ने बात की। पे ऑर्डर जो है ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो बैंक को हम ऑर्डर करते हैं कि इस बंदे को ये पे कर देना। नॉर्मली आजकल पे ऑर्डर्स भी इतने ज़्यादा नहीं चलते हैं। चेक्स की अगर हम बात करें, आपने किसी को चेक दे दिया, तो वो ये तमाम चीज़ें हैं। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ कैश इक्विवेलेंट। इस वीडियो में हम इसी तरह से तमाम डिफरेंट सिनेरियोज को जिक्र करेंगे और उनको पढ़ेंगे, और आपने इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनना है। नॉर्मली बच्चे इस तरह की चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, तो जब एग्ज़ाम में ये वाली चीज़ आती है तो वो क्योंकि इन्होंने इस तरह की क्लास को, इस तरह की बात को इग्नोर किया होता है, वो उस चीज़ को प्रॉपर जो है ना वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। अच्छा, तीसरी चीज है एंड द फेयर वैल्यू ऑफ द अदर कंसिडरेशंस गिवन। अगर आपने उनको कोई और चीज देती एसेट परचेज करते वक्त, तो उसकी जो मार्केट में फेयर वैल्यू थी वो इसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल मैं देने की कोशिश करता हूं कि PIA ने कंप्यूटर्स परचेज किए किसी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी से। उन्होंने उनको कहा कि भाई साहब, आपसे जो हम कंप्यूटर्स लेंगे वो 5 लाख रुपए के लिए, आपको 4 लाख रुपए हम देंगे और 1 लाख रुपए के आपको वाउचर्स दे देंगे, और वो वाउचर्स आपके मेंबर्स जो हैं, यानी कि आपके ऑफिस के जो लोग हैं, वो PIA के थ्रू
इतने रुपयों के टिकट परचेज करके PIA पे सफर कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस कैन बी सेड एज द फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन गिवन टू अक्वायर द एसेट एट द टाइम ऑफ इट्स एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन। तो जनाब सीधी सी बात है, अगर मैं आपको एक रूल बता दूं वो ये कि एसेट को परचेज करते वक्त जितनी भी चीजें आपको इस वजह से करनी पड़ी कि आपने एसेट परचेज करना था, और जितने भी काम आपको इस वजह से करने पड़े, जितनी चीजें आपको इस वजह से देनी पड़ी कि एसेट आपको चाहिए कि एसेट आए, अपनी जगह पे लगे और वहां से चलना शुरू कर दे, वो तमाम उस एसेट की कॉस्ट का पार्ट होने चाहिए। अच्छा, फिर IAS 16 के पैराग्राफ नंबर 16 और 17 ने बड़ी डिटेल से हर बात को जिक्र किया। उन्होंने कहा द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कंप्राइजेज ऑफ उसकी परचेज प्राइस, जितने का वो उसकी परचेज प्राइस है, जितने का वो मिला है, उसके ऊपर अगर कोई इंपोर्ट ड्यूटी आपको देनी पड़ी, बाहर से इंपोर्ट किया था तो इंपोर्ट ड्यूटीज देनी पड़ती हैं जो कि गवर्नमेंट की जेब में चली जाती हैं, और नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस, ऐसे टैक्सेस जो नॉन रिफंडेबल हैं, जो कि आपको रिफंड नहीं होने हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इन्वेंटरीज के अंदर बात की थी कि जो सेल्स टैक्स होता है ये रिफंडेबल टैक्स होता है, लेकिन अगर टैक्स नॉन रिफंडेबल होगा तो फिर हम उसको उसकी कॉस्ट का, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इन्वेंटरीज में पढ़ा था कि वो एसेट्स जो नॉन रिफंडेबल होते हैं वो इन्वेंटरी की कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। दूसरी चीज उसने बताई कि एनी कॉस्ट विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब है जो कि इस काम की वजह से हमें करनी पड़ी है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, डायरेक्टली अटैचेबल, डायरेक्टली मैचेबल, ये वो कॉस्ट है जो कि हमें इस वजह से करनी पड़ी कि हमें एसेट परचेज करना था, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, ठीक है। अच्छा, टू ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, यानी कि इस कहानी का ये मतलब है कि जिस तरीके से उसको यूज करना चाहती है मैनेजमेंट, उस तरीके तक लाने में उसके ऊपर जितनी कॉस्ट लगेगी वो सारी उसकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होगी। अच्छा, अब उसके नीचे एग्जांपल्स भी हैं जी। एम्प्लॉई कॉस्ट arising directly from the installation or construction of the asset, आपको लेबर पे करनी पड़ी। ये जो लेबर थी ये इसलिए थी कि आप एक बहुत बड़ी मशीन लेके आ रहे थे, उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म सा बनाना था, एक 3 फुट ऊंचा या 4 फुट ऊंचा जो है ना, वो आपने वो थड़ा सा बनाना था जिसके ऊपर आपने मशीन रखनी थी, या एक ऐसी आपको जो है ना वो जगह चाहिए थी जिसके ऊपर 4 कोने हो और वहां पे सीमेंट मटेरियल का काम हो और वो मशीन उसके ऊपर ला के रखनी थी, ठीक है जी। अच्छा, मशीन आपने बाहर से मंगवाई थी और वो पोर्ट पे आ गई, और पोर्ट पे आने के बाद कुछ लोगों ने मिलके मशीन को लोड किया आपकी फैक्ट्री के ट्रक में, या आपकी फैक्ट्री के ट्रक से अनलोड किया उन लोगों की सैलरी, ठीक है जी, उन लोगों की सैलरी जो कि डायरेक्टली इंस्टॉलेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट से मुतालिक है, राइट। अच्छा, इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट से क्या मुराद है? देखें, बिल्डिंग भी तो आपका एसेट होता है, तो अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे तो उसमें जितने भी लोग मजदूरी के तौर पे काम कर रहे होंगे, आपने कोई ऑफिस बनाना है उसमें जितने लोग मजदूरी पे काम कर रहे होंगे उनकी लेबर, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, साइट प्रिपरेशन की बात मैंने अभी आपको बता दी कि जनाब आपने एक थड़ा बनाना है जिसके ऊपर लाके मशीन रखनी है जो 3 फुट ऊंचा होगा, जिसमें बहुत हैवी किस्म का सरिया और काफी ज्यादा उसमें सीमेंट लगा होगा, तो वो सरिये की कॉस्ट, वो सीमेंट की कॉस्ट, वो रेत बजरी की कॉस्ट, वो तमाम मटेरियल भी जो उस प्रिपरेशन में, उस जगह को प्रिपेयर करने में लगा है, वो वाला मटेरियल भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। वो इसलिए लगा कि उस कॉस्ट, उस एसेट को आपने यूज करना था और उस एसेट को यूज करना, इंटेंडेड यूज के लिए आपको ये काम करना पड़ना था। अगली चीज, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट। एसेट आ गया, आपको आपके सप्लायर ने कहा भाई एसेट भिजवा दूंगा मैं ग्वादर पोर्ट पे, वहां से आप खुद ही पिक कर लेना। आपने कहा ठीक है जी। ग्वादर पोर्ट से लेकर आपकी फैक्ट्री तक जो आपकी कॉस्ट लगी है, इसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहते हैं। ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट बननी चाहिए।
ग्वादर पोर्ट से क्लियरिंग के लिए, आपको पता है, जिन लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा है कि क्लियरिंग वगैरह क्या होती है, ग्वादर पोर्ट से जब हमने गवर्नमेंट से क्लियरेंस लेनी होती है कि ये जो बाहर से चीज़ हमने मंगाई है ये ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे कभी कभार काफ़ी दिन लग जाते हैं, 30 दिन भी लग सकते हैं। तो 30 दिन तक इसको रखना, इसको हैंडल करना, इसके कागजात तैयार करवाना। फर्ज करें आपने बहुत बड़ी मशीन बनाई, आप पेप्सी की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं और आपने पेप्सी की पूरा मटेरियल जो है ना वो बाहर से मंगाया, शायद वो आपके 50 डिफरेंट कंटेनर्स में वो माल आपका आया होगा। तो ये जो उसकी हैंडलिंग कॉस्ट है वहां पे, इसकी डॉक्यूमेंटेशन की कॉस्ट है, वो सारी भी उसकी कॉस्ट का पार्ट बननी चाहिए, हैंडलिंग कॉस्ट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट। इंस्टॉलेशन कहते हैं कोई मशीन आ गई, अब आपने एक बड़ी वो जो जैन बंचर है वो मंगवाया है, जिसके थ्रू वो मशीन उठेगी और अपनी जगह पे सेट होगी। सेट होने के बाद लोग जो है ना वो इसको नट बोल्ट से कस देंगे, इसके साथ तारें कसेंगे, 4-5 दिन तक मशीन जो है ना वो सेट होती रहेगी। ठीक है जी, इस तरह की चीज़ों को हम लोग, इस तरह की कॉस्ट को इंस्टॉलेशन कॉस्ट कहते हैं। जो लोग वहाँ पे उसकी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, हो सकता है कि वो कोई ऐसी मशीन हो कि जिसको इंस्टॉल करने के लिए आपको बड़े स्पेसिफिक लोग चाहिए, उनकी कॉस्ट। अच्छा, असेंबली कॉस्ट। असेंबली कॉस्ट, असेंबल करना कहते हैं, देखिए आपने वर्ड सुना होगा असेंबल करना, इसका मतलब यह है कि पार्ट्स आ जाते हैं और पार्ट्स को फिर उनको इकट्ठा करके असेंबल करके एक पूरी मशीन बनाई जाती है। ठीक है जी, और कभी कभार ऐसे भी होता है कि आप सिर्फ पार्ट्स मंगा लेते हैं और उसको अपने पास रख के असेंबल कर लेते हैं। ये कभी कभार ऐसे होता है कि आप पूरी मशीनरी मंगवाते हैं, वो जब आपको भिजवाने लगते हैं तो वो मशीनरी के पार्ट्स कर देते हैं, हर पार्ट को प्रॉपर पैकिंग करते हैं, फिर उसके बाद वो आपको भिजवाते हैं और कहते हैं कि भाई अपने पास इसको दोबारा से असेंबल कर लेना, और उस मशीनरी की असेंबलिंग कॉस्ट भी इसकी कॉस्ट में शामिल होगी। टेस्टिंग कॉस्ट, किसी मशीन को टेस्ट करने के लिए हमें जो है ना वो कुछ काम करना पड़ा। फॉर एग्जांपल उसको बिजली का कनेक्शन दिया, उसको चलाया थोड़ी देर, उसके अंदर कुछ रॉ मटेरियल डाला, उसका फाइनल आउटपुट निकाल के चेक किया, तो इसको जितना टेस्ट करने की जितनी कॉस्ट है वो सारी की सारी कॉस्ट भी जो है वो आपकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है और वो आपकी कॉस्ट में शामिल होगी। अच्छा, प्रोफेशनल फ़ी, ये हम बात कर चुके हैं। हैंडलिंग कॉस्ट, या किसी बंदे को जो है ना वो आपने मशीनरी क्लियर कराने के लिए पोर्ट से कुछ पैसे दिए, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आर्किटेक्ट की फ़ीस, अगर कोई आर्किटेक्ट आया, उसने कहा अच्छा ठीक है मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली ये जो मशीन का थड़ा बनाना है ये कैसा बनाना चाहिए, ठीक है, उसने आपका कोई जो है वो आपको एक नक्शा बना के दिया कि मशीन इधर ला के इस जगह पे सेट करना तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, तो वो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है सर्वेयर फीस। कभी कभार ऐसे होता है कि कुछ जो मशीनरी आप लाते हैं उसको इंस्टॉल करने से पहले आप एक सर्वेयर को बुलाते हैं, आप उसे कहते हैं कि यार ये मशीन ज़रा चेक करो क्या वाकई सही आई है कि नहीं आई, ठीक है, और आप चेक करते हैं, उसके बाद उस सर्वेयर को कोई पैसे पे करते हैं, सर्वेयर कॉस्ट है। या सर्वेयर जो हो सकता है वो कैसे यूज़ हो सकता है कि मशीन आई तो आप उसे कहते हैं कि ठीक है यार ये क्या हम लोगों ने सही इंस्टॉल कर लिया है, सर्वेयर उसका सर्वे करके चेक कर लेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल के ज़ुमरे में आती हैं, और इसका जो जोड़ है, इसका जो निचोड़ है वो ये है कि ये वो कॉस्ट हैं जो ना करनी पड़ती अगर हम एसेट परचेज ना करते। अगर हम ये स्पेसिफिक एसेट ना लेते तो हमें ये काम नहीं करने पड़ते, राइट। तो इस तरह की कॉस्ट को हम डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कहते हैं। तो ज़रा दोबारा वापस आते हैं, उसने कहा कि जी जो कॉस्ट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। परचेज प्राइस, ठीक है जी। दूसरा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, यानी कि वो कितने का आया और उसको अपने पास लाने में कितने पैसे लगे। तो ए जो है वो ये बताता है कि उसकी कॉस्ट वगैरह क्या है, बी हमें ये बताता है कि उसको ला के लगाने में, सेट करके स्टार्ट करने तक, उसकी चाबी से उसको स्टार्ट करने तक कितनी कॉस्ट लगी, वो सारी उसकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होगी। देन देयर इज अनदर पार्ट सी। सी कहता है कि कोई डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग कॉस्ट अगर हो, ठीक है, जिसे हम डी कमीशनिंग कॉस्ट भी कहते हैं। डी कमीशनिंग कॉस्ट क्या होती है, आप जरा गौर से सुनिएगा, अब जरा गौर से सुनिएगा डी कमीशनिंग कॉस्ट क्या होती है। डी कमीशनिंग कॉस्ट जो होती है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ रिमूविंग द एसेट, एसेट को रिमूव करने की कॉस्ट आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ।
कभी कभार ऐसे होता है कि जब आप एक एसेट लगाते हैं, एक एसेट लाए, आपने साइट प्रिपरेशन की, आपने उसकी सारी इलेक्ट्रिक वायरिंग वगैरह सारा कुछ किया, उसके बाद आपका वो एसेट जो है ना वो चलना शुरू हो गया। लेकिन गवर्नमेंट ने आपको कहा कि भाई जब तुम इस एसेट को पूरा करोगे, जब ये तुम्हारा एसेट फुली यूटिलाइज हो जाएगा, जब तुम इसको डिस्पोज करने लगोगे, तो इस एसेट को रिमूव करके जाना है। तुमने ऐसे नहीं करना कि इस एसेट को यहीं पे लगा रहने देना है। तो जनाब अगर एक एसेट है, उसको डीकमीशन करने की भी कॉस्ट आपको पता चल जाए, तो उसको भी उस एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना चाहिए, राइट। और एक और चीज समझ लीजिए कि जो डीकमीशनिंग कॉस्ट है, ये कॉस्ट है उस एसेट को रिमूव करने की। और इससे पहले हम लोग एक और चीज पढ़ते आए हैं, दैट इज रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू उस एसेट की स्क्रैप वैल्यू को कहते हैं। वो जो स्क्रैप वैल्यू होती है वो ये है कि इस एसेट को उखाड़ने के बाद यानी कि उसको डीकमीशन करने के बाद जब आप उसे स्क्रैप में सेल करेंगे तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। तो जनाब इन दोनों में फर्क समझना जरूरी है। लोग नॉर्मली इन दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। रेजिडुअल वैल्यू है कि एसेट उसके यूजफुल लाइफ के बाद जितने का बिक जाएगा, दैट इज योर रेजिडुअल वैल्यू। डीकमीशनिंग कॉस्ट उस कॉस्ट को कहते हैं कि एसेट जब आपका खत्म हो जाएगा, यानी कि एसेट यूज हो जाएगा पूरा, तो उस वक्त उसको उखाड़ने की, उसको खत्म करने की जो कॉस्ट होगी, दैट कॉस्ट इज कॉल्ड डीकमीशनिंग कॉस्ट। तो जनाब डीकमीशनिंग कॉस्ट और रेजिडुअल वैल्यू, डीकमीशनिंग कॉस्ट ये आपकी कॉस्ट होती है, रेजिडुअल वैल्यू समझ लें कि ये आपका इनफ्लो होता है, ये आपका प्रॉफिट टाइप होता है कि ये इतने का तो एसेट जो है ना बाद में भी बिक जाएगा। सो हम लोगों ने बात की कि किसी एसेट के अंदर उसकी कॉस्ट के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। 3 चीजों को मिला के उसकी कॉस्ट बनेगी। पहली, वो कितने का आया, दूसरा उसको लाने में कितने पैसे लगे, और तीसरा जब वो खत्म हो जाएगा तो उसको उखाड़ के फेंकने में कितने पैसे लगेंगे। दीज आर द 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट, राइट। अब हम देखते हैं कि कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल नहीं होनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड ने कहा है कि यार ये चीज़ें तो बिल्कुल भी कॉस्ट का पार्ट नहीं होनी चाहिए किसी एक एसेट की। पहली चीज़, द कॉस्ट कैन नॉट इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस से मुराद किसी भी कंपनी को चलाने के लिए उसके अंदर जो लोग जो उसके एडमिन में होते हैं, जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, उन सब का खर्चा। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ऑलरेडी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ऑलरेडी वर्किंग। इन लोगों का काम है कि अपनी जो कंपनी है उसको चलाना, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करना। तो हम ये नहीं कह सकते कि इनमें से जो है ना वो 2 लोग, जो 2 एम्प्लॉयज़ हैं, इन्होंने कुछ देर इस एसेट की कंस्ट्रक्शन के ऊपर या इस एसेट की एक्विजिशन के ऊपर काम किया है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इसको हम चार्ज कर देते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या जो लोग उस एसेट को, उस कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर वो उस एसेट पे काम करते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि जनाब इसके ऊपर तो लोगों ने भी काम किया था जो कंपनी के अंदर थे, तो इनकी सैलरी जो है वो उसको चार्ज कर देनी चाहिए, उस एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनानी चाहिए, क्योंकि ये खर्चा तो इस वजह से हुआ। ये खर्चा इस वजह से नहीं हुआ, खर्चा हम लोग पहले ही कर रहे थे। हमने इनको कहा कि यार तुम लोग जो है ना ये मशीन इसको सेटअप कर दो। इसके अलावा एक कोई नई फैसिलिटी ओपन करना, कोई नई फैक्ट्री ओपन करना या कोई नई जगह ओपन करना, तो वो आपकी मशीन का पार्ट नहीं बनेगी, वो अलग से हो सकता है। एसेट रिकग्नाइज हो रहा हो, कोई नई जगह ले रहे हैं आप, लेकिन कोई फैसिलिटी खोलना या इस तरह की कोई चीज़ करना, वो उस एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी, जो मशीनरी है उसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। कोई मार्केटिंग कर दिया आपने, लोगों को गाइड किया कि जनाब अब हम लोग एक चीज़ बना के सेल करने लगे हैं, उसके ऊपर मार्केटिंग के ऊपर जो खर्चा आया वो भी उस एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि जनाब ये जो मार्केटिंग कर रहे हैं ये इस वजह से तो कर रहे हैं कि ये जो एसेट जो चीज़ बना के बेचेगा हम उसको सेल करेंगे, वो जो मार्केटिंग वगैरह है वो इसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं है। प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं, आपने फॉर एग्जांपल एक नई मशीन परचेज़ की है और अब आप उसके ऊपर
प्रोडक्शन करने लगे हैं तो उस प्रोडक्ट की लॉन्चिंग की जो कॉस्ट है वो भी डेफिनेटली एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी, वो आपकी मार्केटिंग एक्सपेंसेस है। इसके अलावा अगर आपने कोई एसेट परचेज करने के लिए कोई लोन ले लिया, राइट, कोई लोन ले लिया, तो उसका जो इंटरेस्ट आपने पे किया है वो भी उस एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन जो है वो IAS 23 में एक्सप्लेन की गई है। और वो IAS 23 जो है, जब हम वो पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि वो एक्सेप्शन क्या है। इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ ये बात करके आगे चले जाएंगे कि इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ एसेट, तो वो जो इंटरेस्ट आपने पे किया है वो दरअसल आपके फाइनेंसिस की वजह से है, तो वो हम लोग इसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। रीलोकेटिंग और शिफ्टिंग द एसेट, एसेट जो था वो आपने रखना था फैक्ट्री ए के अंदर, आपने उसको रख के चलाना शुरू कर दिया और शायद 2 महीनों के बाद किसी सियाने आदमी ने आपको गाइड किया कि यार इसको फैक्ट्री ए नहीं फैक्ट्री बी में लगा लो। तो एसेट फैक्ट्री ए में ला के लगाने की जो कॉस्ट है वो तो हम ऑलरेडी बात कर आए हैं कि एसेट की जो प्रिपरेशन की साइट प्रिपरेशन की कॉस्ट है या उसकी जो इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है वो तो उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगी। लेकिन अगर हम कहते हैं कि एसेट उस पोजीशन में आ गया है जिस पोजीशन पे हम सोच रहे थे कि इसको लाना है और चलाना है, उसके बाद आप अगर डिसाइड करते हैं कि उसको रीलोकेट कर दिया जाए, तो जो एसेट को रीलोकेट या शिफ्ट करने की जो कॉस्ट होगी वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी, वो उस कॉस्ट वाली अमाउंट का पार्ट नहीं बनेगी। इसके अलावा इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, आप एसेट लेके आए, एसेट से आपने चीज़ें बना के बेचना शुरू की, आपको शुरू में कुछ लॉसेस आ गए, तो इस तरह के जो लॉसेस हैं ऑपरेशन लॉसेस, वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते हैं। ठीक है जनाब, तो ये कुछ 4-5 चीज़ें थी जो स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड ने गाइड की कि ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगी। और जो प्रिंसिपल है कि जी एसेट की कॉस्ट का पार्ट कौन कौन सी चीज़ें बनेंगी, वो बड़ा ही सिंपल है, और वो ये है कि जनाब जो जो कॉस्ट आपको एसेट को परचेज करने और इसको इंटेंडेड कंडीशन एंड लोकेशन, और ये इंटेंडेड किसकी इंटेंशन है, इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, जो जो कॉस्ट उस एसेट को उस पोजीशन में और उस कंडीशन में लाने में लगी है जो हम चाहते थे, वो सारी की सारी कॉस्ट इस एसेट का पार्ट बनेगी। राइट, कि हम सोच रहे थे कि यार यहाँ पे एक मशीन आएगी जो इस तरह से करके सेट होगी और उसकी जो है ना वो हम ये काम करेंगे, ये है हमारी इंटेंशन। अब हम उसके ऊपर खर्चा करना शुरू करते हैं, हम मशीन ढूंढते हैं, मशीन परचेज करते हैं, मशीन हमारे हमारे मुल्क के पोर्ट में आती है। फर्स्ट करें हमें चाइना से मिली, चाइना वालों ने जो है ना वो डिलीवर कराई हमें बॉर्डर के थ्रू, और हम लोगों ने वहाँ से पिक की और हम लोग अपने सिटी में ले आए, और फिर उसके बाद उसकी साइट प्रिपरेशन की, उसको वहाँ पे रखा, उसको फिट किया, उसकी इंस्टॉलेशन की, उसके ऊपर तारे शारे लगा के हमने उसको सेट कर दिया, उसके बाद उसको पेंट भी कर लिया कि हमें लग रहा था कि हमारी कंपनी में हर मशीन का जो रंग है वो ग्रे कलर का होता है, तो वो वाली मशीन को भी ग्रे कलर पेंट कर दिया। तो यहाँ तक जहाँ तक कि उसकी चाबी बिल्कुल ऑन करके उसको स्टार्ट करने वाली पोजीशन में वो नहीं आ जाती गाड़ी, वो मशीन, उस वक्त तक कि जितनी कॉस्ट है डैट इज़ द कॉस्ट जो कि उसकी जो है ना वो कॉस्ट का पार्ट बननी चाहिए, वो तमाम चीज़ें उसकी कॉस्ट का पार्ट बननी चाहिए। राइट, ये वो बेसिक रूल है जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जनाब। लैंड की बात अगर हम करें तो लैंड जो है, क्योंकि उसकी यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड होती है, इसलिए उसकी कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती है। ये बात जहन में रखिएगा। सबसे पहली चीज़ जो लैंड के मुतालिक हम लोगों ने करनी है वो ये है कि क्योंकि लैंड की यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ की वजह से उसकी कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगी। डेप्रिसिएशन तो उन चीज़ों की होती है ना जो यूज़ हो जाती हैं, तो लैंड की डेप्रिसिएशन नहीं होती। अगर आपसे कोई पूछे कि लैंड का डेप्रिसिएशन रेट क्या होता है तो आप कहेंगे लैंड का तो कोई डेप्रिसिएशन रेट नहीं होता। राइट, लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि जो लैंड की कॉस्ट है, लैंड को परचेज करनी है अगर आपने कोई लैंड, तो उसकी कॉस्ट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी। आपने जो लैंड परचेज किया है उसकी कॉस्ट में उस लैंड की रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट, राइट, उसकी ट्रांसफ़र की कॉस्ट,
ठीक है, लैंड ज़मीन आपने अपने नाम करवानी है, वो जितनी कागजी कार्रवाई होती है वो सारी की सारी उस लैंड की कॉस्ट का पार्ट बनेगी, राइट। लेकिन उसके बाद लैंड के ऊपर आप कुछ और काम करते हैं जिससे वो लैंड आपके यूज में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक ज़मीन परचेज की है और उस ज़मीन पे आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने उसमें मछली फार्म बनाना है। तो जब आप मछली फार्म बनाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उस ज़मीन के अंदर आपको वहाँ से मिट्टी निकालनी पड़ेगी, वहाँ पे पानी डालना पड़ेगा। सो ये जो आप अब इस ऊपर काम कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड लैंड इम्प्रूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ज़मीन परचेज किया और आपने उसको पार्किंग के तौर पे इस्तेमाल करना है, और पार्किंग के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए खाली जगह चाहिए, उस पर तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए। तो आप लोग फिर भी क्या इम्प्रूवमेंट करते हैं कि उसकी मिट्टी बराबर करते हैं, और उसमें कहीं पे भी कोई अगर फ़र्ज़ करें कि किसी जगह पे मिट्टी कम है वहाँ पे डालते हैं, बल्कि उसके ऊपर आप ईंटें लगा के ईंटों का फर्श बना लेते हैं और साइडों पे दीवारें बना लेते हैं और गेट लगा देते हैं। तो ये जो काम आप उस ज़मीन के ऊपर अब कर रहे हैं वो लैंड इम्प्रूवमेंट्स कहलाती हैं। ठीक है जनाब। तो जितनी भी लैंड इम्प्रूवमेंट्स होती हैं ये सारी की सारी एसेट के तौर पे रिकग्नाइज होनी चाहिए और इनको डेप्रिसिएट भी करना चाहिए, क्योंकि जो बाउंड्री वॉल है वो आपकी ख़राब हो जाएगी। नॉर्मली जो मैंने लाइफ देखा है अपने एक्सपीरियंस से, वो ये देखा है कि 20 साल तक जो है ना वो इसको डेप्रिसिएट किया जाता है बाउंड्री वॉल्स वगैरह को, कि यार ये बाउंड्री वॉल्स वगैरह 20 साल चलेंगी, उसके बाद हमें दोबारा नहीं बनानी पड़ेंगी। इसी तरीके से लैंड के ऊपर अगर आप कोई बिल्डिंग बना लेते हैं तो बिल्डिंग भी एक एसेट के तौर पर रिकग्नाइज होनी चाहिए। बिल्डिंग भी एक एसेट के तौर पर रिकग्नाइज होनी चाहिए। तो फर्ज करेंगे अगर आपके पास एक बिल्डिंग है तो, और उस बिल्डिंग को आप डेप्रिसिएट कर रहे हैं 10% के हिसाब से, तो इसका मतलब ये है कि वो बिल्डिंग जो है वो दरअसल लैंड प्लस बिल्डिंग है। ठीक है। तो आप सिर्फ बिल्डिंग वाली जो अमाउंट है उसको डेप्रिसिएट कर रहे होंगे, लैंड वाली अमाउंट को डेप्रिसिएट नहीं कर सकेंगे, लैंड वाली अमाउंट को डेप्रिसिएट नहीं करना है, राइट। सही है जनाब। तो दिस इज व्हाट वी कॉल लैंड, जिसे हम बेयर लैंड कहते हैं। लैंड की कॉस्ट के बारे में हमने बात कर ली, जितनी उसको एक्वायर करने की, उसके ऊपर जो कमीशन वगैरह देना पड़ा आपको, वो सारी चीज़ें लैंड की कॉस्ट का पार्ट बनेंगी। लैंड इम्प्रूवमेंट से मुराद वो चीज़ें होती हैं जो लैंड के ऊपर आप थोड़ी बहुत कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे रूल यही है कि उनको, वो जो इम्प्रूवमेंट्स हैं उनको रिकग्नाइज भी करना चाहिए और उनको डेप्रिसिएट भी करना चाहिए। और अगर इतनी सारी इम्प्रूवमेंट्स कर लेंगे आप, उसके ऊपर बिल्डिंग ही बना लें, तो बिल्डिंग तो अलग एसेट के तौर पे रिकग्नाइज करना है और उसको डेप्रिसिएट भी करना है। नेक्स्ट थिंग इज डे टू डे सर्विसिंग ऑफ एसेट। अगर आपने एक बहुत बड़ी मशीन लगा ली है, फॉर एग्जांपल आपने बहुत बड़ा जनरेटर लगा लिया है, तो शायद उसकी डे टू डे सर्विसिंग करनी पड़ेगी। डे टू डे से मुराद ये नहीं है कि रोज़ाना सर्विसिंग करनी पड़ेगी, शायद हर हफ्ते बाद आप उसे खोलते हो, उसकी सफाई करते हो, उसकी ट्यूनिंग करते हो। तो इस तरह की जो कॉस्ट है इसे सर्विसिंग कॉस्ट कहते हैं, सर्विसिंग ऑफ एसेट की कॉस्ट। ये जो एसेट की सर्विसिंग की कॉस्ट है ये आपका एक्सपेंस होता है। ठीक है जी। आपने एसेट को सर्विस किया तो कुछ खर्चा हुआ, ये जो खर्चा है सर्विसिंग कॉस्ट, ये नॉर्मली जो छोटे सर्विस कॉस्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने उसकी ट्यूनिंग कर ली, या आपने उसको खोला, उसको पानी शानी मार के साफ कर लिया, उसकी सर्विस कर ली, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, आपने उसको साबुन लगा के और सर्फ लगा के धो लिया, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं दीज आर द एक्सपेंसेस, ये आपके एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। ठीक है जी। इसके अलावा एक और चीज़ हो सकती है जिसके बारे में डिस्कशन करना ज़रूरी है, और वो ये है एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग फॉर द यूज़ ऑफ एसेट। आपने एक एसेट लगा लिया लेकिन आपको पता चला कि यार इसके ऊपर तो काम करने के लिए बंदा ही कोई नहीं, तो इस तरह की सिचुएशंस में आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दिलवाते हैं, और वो जो ट्रेनिंग है वो, उसका जो खर्चा है वो भी आपका एक्सपेंस आउट हो जाएगा, वो आपका कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है जनाब। तो ये कुछ और चीज़ें थी जो कॉस्ट के कॉन्सेप्ट से मुतालिक हम लोगों ने डिस्कस की हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें उसने हमें बहुत सारी फिगर्स बताई होंगी और हमें फाइंड आउट करना होगा कि कौन कौन सी चीज़ें कॉस्ट का पार्ट बनेंगी। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं। देखें जनाब, हम लोगों ने बात कर ली कि एक एसेट की जो कॉस्ट है उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो शामिल होंगी। अब हम ये बात कर लेते हैं कि एसेट की डेट ऑफ परचेज
हम लोग कहते हैं ना जी कि एसेट 4 लाख रुपए का था और वो परचेज किया जनाब 1 अप्रैल 2020 को हमने परचेज किया। ठीक है, ये जो डेट है ये कौन सी डेट होगी? देखिए, अगर तो एसेट सीधा सीधा छोटा सा एक एसेट है जो आया, आपने उसको अनलोड किया, रखा, चला लिया, तो वो तो एसेट उसी डेट से यूज होना शुरू हो जाएगा जिस डेट पे वो परचेज हुआ है। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बड़े एसेट्स की भी, ऐसे एसेट्स जो आपने, फर्ज करें कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप बैठे हुए हैं और आपने चाइना से एक जनरेटर जो है वो परचेज कर लिया है, आपने उसकी जो पेमेंट है फर्ज करें वो की है 1/4/2020 को, चाइना ने वो आपको शिप किया 30/4/2020 को, आपके पास वो पहुंचा 3/5/2020 को, आपने उसको सेट कर लिया और चलाना शुरू कर दिया 30/5/2020 को, तो एसेट तो आपने 1/4/2020 को ही उसकी पेमेंट कर दी थी, लेकिन वो यूज होना कब से शुरू हुआ है? 30/5/2020 को। तो एक एसेट की वो डेट जिस डेट से उसको डेप्रिसिएट करना है वो वहां से स्टार्ट होती है जहां से वो यूज होना शुरू हो जाए। हम लोगों ने बात की थी कि कॉस्ट में हर वो कॉस्ट आएगी जो के लगती है एक एसेट को इंटेंडेड कंडीशन एंड लोकेशन में लाने के लिए, कि मैनेजमेंट ने सोचा था कि ये एसेट जो है ये ऐसे आके यहाँ पे आके ऐसे करके सेट हो जाएगा। तो उस वक्त तक जो उसकी कॉस्ट लग रही है, यानी कि जिसके बाद सिर्फ आपने चाबी घुमानी है और एसेट को यूज करना शुरू कर देना है, उस वक्त तक जो कॉस्ट लग रही है और वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट भी बननी चाहिए, वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है तो वो उस कॉस्ट का पार्ट बनेगी। और जिस दिन एसेट जो है वो रेडी फॉर यूज हो जाएगा, रेडी फॉर इंटेंडेड यूज हो जाएगा, उस दिन से ऑनवर्ड आपने उस एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। When an asset is ready for the intended use, उस वक्त हम उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू करेंगे। तो हो सकता है कि आपने परचेज किसी वक्त किया था, आपके पास पोर्ट पे किसी दिन आया, आपके पास पोर्ट से पिक जो है वो किसी और दिन हुआ, 30-40 दिन लगे पोर्ट पे क्लियर होने में, उसके बाद वो एसेट जो है वो आपके पास अगले 4-5 दिन में पहुंचा, फिर उसके बाद उसको सेट करने के लिए बंदा कोई नहीं मिल रहा था, आपने बंदा ढूंढा, तो एसेट को सेट करते करते परचेज करने के बाद भी 4 महीने लग गए। तो आप एसेट की डेप्रिसिएशन उस तारीख से चार्ज करना शुरू करेंगे जिस डेट पे वो रेडी है और वो यूज हो सकता है, जो यूज सोच के हमने उसे परचेज किया था। तो जिस दिन वो रेडी हो जाएगा उस दिन से हम उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर देंगे। जी जनाब, एक और छोटी सी चीज़ जो है हमने डिस्कस करनी है, डेट इज़ कि फ़र्ज़ करें कि एक एसेट जो था वो आपने परचेज़ किया और वो एसेट जो है वो जूते का सोल बनाता है, राइट? आप उसको लाए, आपने उसको सेट किया, उसकी साइट प्रिपरेशन की कॉस्ट लगी आपकी, उसकी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट लगी, ट्रांसपोर्टेशन की, और सारी कॉस्ट जितनी भी हम लोगों ने पढ़ी हैं जो जो रेलिवेंट थी वो लग गई। जो मशीन है वो सेट हो गई और अब वो इस्तेमाल हो सकती है। आपने क्या किया, आपने उसकी चेकिंग की और चेकिंग के लिए आपने करना शुरू कर दिया कि आपने उसमें रॉ मटेरियल इंसर्ट किया और रॉ मटेरियल से उसको कुछ इनपुट दिया और उसे कहा कि जनाब फ़लाँ साइज़ के जो है ना वो सोल बनाना शुरू करो। ठीक है, मशीन जो है वो एक बड़ी मशीन थी, उसने ज़्यादा सारा इनपुट लिया और उसके बाद उसने बहुत सारे सोल, तकरीबन समझ ले कि 500 सोल जो है ना वो उसने बना दिए। आपने वो 500 सोल चेक किए, आपको पता चला कि ये मशीन तो ठीक काम कर रही है, तो या ये मशीन ठीक काम नहीं कर रही। इन एनी केस ये जो 500 सोल जो कि टेस्टिंग फेज में बनी हैं, इन 500 सोल की एक कॉस्ट लगी है जिसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं। ठीक है, और ये जो रॉ मटेरियल है या जो इसके ऊपर बिजली लगी है या इस तरह की जो तमाम चीज़ें लगी हैं उसे हम टेस्टिंग कॉस्ट कह सकते हैं। और हमने ये बात की थी कि जो टेस्टिंग कॉस्ट है वो एक एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। कहाँ पे बात की थी, ये रही। हमने डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट के अंदर ये बात पढ़ी कि इस एसेट को टेस्ट करने की जो कॉस्ट होगी वो टेस्टिंग कॉस्ट है और वो इसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगी। ठीक है, चलें वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये जो 500 के करीब सोल बन गए हैं,
ये सोल भी हम बेच सकते हैं। हम फर्ज करें कि सोल बेचना चाहते हैं और हम कहते हैं यार ये तो सारे गुड सोल बने हैं, तो वो पूरे पैसों के बिक जाएंगे। लेकिन अगर ये गुड सोल नहीं बने, अगर ये ख़राब यूनिट्स बने हैं, तो हम पूरों की बजाय उनको थोड़े पैसों में बेच देंगे। लेकिन इन सोल को बेच के आपको कुछ पैसे बच गए हैं, तकरीबन 10,000 रुपये आपको मिले हैं, राइट। तो टेस्टिंग कॉस्ट जो थी वो आपकी लगी थी 70,000 रुपये, और आपकी जो चीज़ें बनी थी उनको बेच के आपको 10,000 रुपये मिल गए। तो नॉर्मली जो रूल फॉलो किया जाता है वो ये है कि टेस्टिंग कॉस्ट आपकी लगी, लेकिन कुछ पैसे फिर भी रिकवर हो गए। तो टेस्टिंग कॉस्ट जो है वो आपके एसेट की कॉस्ट में ऐड होती है, ठीक है जी। लेकिन अगर कुछ रिकवरी हो जाए तो वो हम एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं, माइनस रिकवरी ऑफ टेस्टिंग यूनिट्स, ठीक है। यानी कि एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर देंगे कि एसेट से हमने इतने पैसे बचा लिए। सो दिस इज द रूल फॉर प्रोसीड्स। प्रोसीड्स का मतलब होता है इनफ्लोज, या जितने पैसे आपके पास आए हैं फ्रॉम सेलिंग द आइटम प्रोड्यूस्ड while bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management। इतनी लंबी अंग्रेजी का ये मतलब है कि जब आपने मैनेजमेंट ने ये सोचा है कि ये एसेट हम इस तरीके से सेट करेंगे, उससे पहले अगर टेस्टिंग के दौरान कुछ यूनिट्स बन जाते हैं, उन यूनिट्स को बेच के अगर कुछ पैसे मिल जाते हैं तो वो हम एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। एसेट की कॉस्ट उतनी कम कर देंगे क्योंकि एसेट जो है उसने हमें लगने से पहले ही कुछ पैसे कमा के दे दिए, तो एसेट तो फिर अब हमें सस्ता पड़ गया, राइट। इसकी एक और एग्जांपल हम ऐसे दे सकते हैं कि जनाब आपने एक एसेट परचेज किया, उसका पैकिंग मटेरियल बहुत सारा आया, वो पैकिंग मटेरियल तो हमें बच जाएगा, हम उस पैकिंग मटेरियल को सेल कर सकते हैं, तो वो हम एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर देंगे क्योंकि उस एसेट से हमें ये बचत मिल गई। लेकिन अभी अगर हम बात करें एज ऑफ टुडे, देयर इज एन अमेंडमेंट इन IAS 16। IAS 16 के अंदर एक अमेंडमेंट आ रही है, अभी आई नहीं है, ये कब आएगी, ये जून 2022 में आएगी। और इस अमेंडमेंट के मुताबिक ये वाले जो पैसे हैं इसको एसेट की कॉस्ट में से माइनस नहीं किया जाएगा, राइट। तो अब अगर आपको कहीं कोई ये कहे कि जी इस तरह के जो टेस्टिंग यूनिट्स हैं उनको सेल करके जो रेवेन्यू आता है, क्या वो आपके एसेट का पार्ट बनना चाहिए, एसेट की कॉस्ट में से माइनस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि जी होना चाहिए, एज ऑफ नाउ हम लोग इसको माइनस करते हैं। लेकिन आप उसे ये भी बता दें कि एक नई अमेंडमेंट आ रही है IAS 16 के अंदर, जो कि जून 2022 से ऑनवर्ड अप्लाई होगी, और उस अमेंडमेंट के मुताबिक इस तरह की चीज़ को हम लोग एसेट की कॉस्ट में से माइनस नहीं करेंगे। जून 2020 से पहले, यानी कि आज जिस डेट पे हम लोग खड़े हैं, स्टैंडर्ड ने इस चीज़ के बारे में कोई गाइडलाइन नहीं दी है। स्टैंडर्ड ने ये नहीं कहा स्पेसिफिकली कि इस तरह के जो आपको यूनिट सेल करके जो बचत होगी वो आपने कॉस्ट में से माइनस करनी है, ऐसी बात नहीं है। स्टैंडर्ड ने कहा, स्टैंडर्ड खामोश है इस बात के ऊपर, इसलिए हम लोग क्या करते थे, हम ये काम कर लेते थे। देयर वाज ए क्वेश्चन ऑफ ICAP जिसमें ये काम किया गया था कि जो यूनिट सेल करने के बाद आपको पैसे बचे थे वो आपने एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर दिए थे। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड ने इसके बारे में कोई गाइडलाइन नहीं दी थी। लेकिन नाउ, एज ऑफ नाउ, देयर इज ए गाइडलाइन फॉर द स्टैंडर्ड जिसमें उसने कहा है कि जी जून 2022 से ऑनवर्ड अगर कभी किसी बंदे के पास किसी अकाउंट्स में इस तरह से मशीन से टेस्टिंग फेज के दौरान कुछ यूनिट निकलते हैं, उन यूनिट्स की जो आपको पैसे मिलते हैं वो आपने एसेट की कॉस्ट में से माइनस नहीं करने हैं, उसको आपने स्पेशली सेपरेटली प्रॉफिट एंड लॉस के तौर पर रिकग्नाइज करना है। सो इस बात को जो है ना वो अलग से समझाने का मकसद यही था कि अभी अगर ये क्वेश्चन आए तो फिर आप उसको एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर दें, लेकिन 2022 के बाद इंशाल्लाह आप उस वक्त तक फॉर्म्स में होंगे, आपने इसको एसेट की कॉस्ट में से माइनस नहीं करना बल्कि अदर इनकम्स के तौर पे आपने इसको रिकग्नाइज करना है। जी जनाब, एसेट की कॉस्ट के हवाले से एक क्वेश्चन करते हैं जी।
कॉस्ट और उसके कंपोनेंट के हवाले से क्वेश्चन है जी, एक कंपनी हैज परचेज्ड ए लार्ज आइटम ऑफ प्लांट, एक प्लांट उन्होंने परचेज किया जी, द फॉलोइंग कॉस्ट वर इनकर्ड। एक उन्होंने बताया जी कि लिस्ट प्राइस है, 1 मिलियन की ट्रेड डिस्काउंट्स बताए हुए हैं, डिलीवरी कॉस्ट बताई है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट बताई है, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन बताई है और आर्किटेक्ट्स फी बताई है। अभी तक जितनी भी कॉस्ट हैं ये सारी वो कॉस्ट हैं जो कि बड़ी नेसेसरी हैं फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ एसेट और एसेट को यूजेबल हालत में लाने के लिए। और हम पढ़ चुके हैं कि ये वाली तमाम कॉस्ट जो होती हैं, जो एसेट के ऊपर लग रही होती हैं, वो हम लोग उसको उनकी कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं और यही चीज हमें यहाँ पे भी देखनी पड़ेगी। देखें, स्क्रैप वैल्यू दी हुई है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है आपको पता है कि जब एसेट स्क्रैप करेंगे, जब हम एसेट बेचेंगे तो उस वक्त इसकी जो हमें बेचने के बाद जो स्क्रैप के तौर पे बेचने के बाद जो बच जाएगा, दैट इज द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट। ठीक है जी। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं जो इस एसेट के ऊपर लगे हैं, वो बताया हुआ है। आगे चलते हैं, उन्होंने कहा था लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैव ग्रांटेड द कंपनी ए लाइसेंस टू ऑपरेट the asset on the condition that the company will remove the assets and return the site to its former condition at the end of the asset's life। ले जनाब, गवर्नमेंट के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट जो बना है वो इस तरीके से बना है कि आपको ये जो साइट है ये रीस्टोर करनी पड़ेगी, तो रीस्टोरेशन कॉस्ट जो है वो यहाँ पे आपकी लगेगी। लेकिन अभी उसने रिस्टोरेशन कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं बताया, तो जब तक वो कुछ नहीं बताएगा उस वक्त आप उसका कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल अगली एडजस्टमेंट में उसने बताया था, कंपनी हैज रिकॉग्नाइज्ड ए लायबिलिटी ऑफ ₹250,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेक्टेड क्लियरेंस कॉस्ट। तो क्लियरेंस कॉस्ट जो होती है ये साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट होती है, यानी कि एक इसे हम डिसमेंटलिंग कॉस्ट कहते हैं। स्टैंडर्ड के अंदर इसके लिए डिसमेंटलिंग कॉस्ट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। वो तमाम कॉस्ट जो कि एसेट के ऊपर लगती हैं ताकि उसको उसकी फ्यूचर में जब वो एसेट डिस्पोज होता है उस वक्त उसके ऊपर जितनी भी कॉस्ट लगती है जो कि जरूरी है उस एसेट को डिस्पोज करने के लिए, उनका भी एक एस्टिमेट हम लोग बना के एसेट की कॉस्ट में शामिल करते हैं। तो सवाल यह है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द एसेट एंड चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। कॉस्ट क्या होगी ये हमने फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द डेप्रिसिएबल अमाउंट, डेप्रिसिएबल अमाउंट भी फाइंड आउट करनी है। एंड व्हाट इज द डेप्रिसिएशन ऑफ 1 ईयर, पूरे एक साल की डेप्रिसिएशन आपने बतानी है स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर। तो जनाब क्वेश्चन के अंदर दूसरी और तीसरी रिक्वायरमेंट तो इजी है, लेकिन पहली रिक्वायरमेंट में हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस जब आपको आते हैं तो एग्जामिनर ये कहता है कि जो जो कंपोनेंट्स या जो जो पॉइंट्स आप अपनी कॉस्ट की कैलकुलेशन में नहीं लेंगे उनके बारे में आपने बताना है कि ये पॉइंट्स मैंने कॉस्ट की कैलकुलेशन में क्यों नहीं लिए। तो फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास हम लोग पहले कैलकुलेशन करते हैं पॉइंट ए की। पॉइंट ए है कि हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ द एसेट कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट ऑफ द एसेट की कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगी कि जितने भी कंपोनेंट्स उन्होंने हमें यहाँ पे कॉस्ट के हवाले से बताए हैं वो सारे हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। नंबर 1 इज द प्राइस ऑफ एसेट। एसेट की प्राइस क्या होगी आपको पता है, एसेट की प्राइस लिस्ट प्राइस ही हम यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट्स वगैरह हो तो हम लिस्ट प्राइस में से उसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है जी। और जब तक उसने ये ना बताया कि लिस्ट प्राइस पे नहीं परचेज किया, नॉर्मली हम एसेट लिस्ट प्राइस पे ही परचेज करते हैं, लेकिन अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट मिल जाए, कोई बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट मिल जाए, इस तरह का कोई डिस्काउंट मिल जाए तो वो हम माइनस कर देते हैं। तो प्राइस ऑफ एसेट्स के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इसकी लिस्ट प्राइस विच इज 1 मिलियन माइनस इसको ट्रेड डिस्काउंट मिला है 50,000 का, तो 50,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो इसकी जो कॉस्ट निकल रही है एसेट की 950,000 है। ऊपर हम रुपीस लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हम कौन सी करेंसी में प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ठीक है जी। आगे चलते हैं, दूसरा आइटम जो हमें इसमें ऐड करना होगा दैट इज डिलीवरी कॉस्ट। क्या डिलीवरी कॉस्ट जो है वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी? तो हम लोग कहेंगे यस, डिलीवरी कॉस्ट इज कंसिडर टू बी द पार्ट ऑफ एसेट। तो डिलीवरी कॉस्ट जो है वो 100,000 रुपीज हमारे एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्टॉलेशन कॉस्ट। क्या ख्याल है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट एसेट की कॉस्ट का पार्ट बननी चाहिए? जी बिल्कुल बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है उस एसेट को लगाने के लिए, चलाने के लिए। ठीक है जी। और स्टैंडर्ड ने वर्ड्स यूज किया है, ऑल द कॉस्ट incurred in bringing the asset to intended position or location
फॉर इट्स यूज बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जो इंटेंशन है कि उसको फलां जगह पे ला के रखेंगे और ऐसे चलाना शुरू करेंगे, उस वक्त तक उसके ऊपर जो कॉस्ट लग रही है वो उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगी। एंड यस, इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज आल्सो द कॉस्ट जो कि लगानी पड़ेगी। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट बिल्कुल सेम लॉजिक से साइट प्रिपरेशन कॉस्ट भी हमारी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनती है, और हम लोग 2 लाख रुपए साइट प्रिपरेशन के भी इस एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। आगे चलते हैं जी। आर्किटेक्ट फी। आर्किटेक्ट फी जो है ये वो फी है जो हमें सिर्फ इसलिए पे करनी पड़ी है कि ये एसेट ला के लगाया जाए और इसके ऊपर सारे काम किए जाएं। तो यस, आर्किटेक्ट फी भी कॉस्ट का पार्ट बनती है। स्क्रैप वैल्यू, क्या एसेट की स्क्रैप वैल्यू उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगी? नहीं बनेगी। हम लोग स्क्रैप वैल्यू यहां पे लाइन आइटम लिखेंगे और नीचे लिखेंगे नोट नंबर 1 और अमाउंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, देखें उसने डिफरेंट कॉस्ट बताई है और कहा है कि इनमें से कौन कौन सी कॉस्ट जो है वो एसेट का पार्ट बनेगी। तो जो नहीं बनेगी उसके बारे में हमने बताना है कि ये एसेट जो है कि कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी ये वाली अमाउंट, राइट। तो हम लोग थोड़ी सी लाइन नीचे छोड़ के लिखेंगे नोट नंबर 1, स्क्रैप वैल्यू डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, राइट। हम उसे बता देंगे कि स्क्रैप वैल्यू ऐसे नहीं है कि मेरी नजरों से ओझल हो गई थी तो मैंने इसलिए ऐड नहीं की। हम उसे ये बताएंगे कि मुझे पता है कि स्क्रैप वैल्यू एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती है, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू वो रेजिडुअल वैल्यू होती है जो एसेट के अंदर रह जाती है, इसका एसेट की कॉस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है ये भी हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन क्या हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऐड होते हैं एसेट की कॉस्ट में? नहीं होते हैं, हम नहीं लिखेंगे। हम इसका भी नोट डालेंगे, नोट नंबर 2, के जनाब जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, जनरल एडमिन एक्सपेंसेस डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ, राइट, ओके। अगली जो चीज है दैट इज साइट डिसमेंटलिंग कॉस्ट कह लें या साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट कह लें, ये दोनों एक ही बात है। तो जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट या साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट आपको दी गई है वो आपकी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। हम लोग कहते हैं जी साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट। साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपको एसेट उखाड़ने के बाद उस जगह को दोबारा रिहेबिलिटेट करने के लिए करनी पड़ती है, और वो है जनाब 250,000 जो कि एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी, राइट। तो अगर हम इन सारों को जमा करेंगे तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट बनेगी दैट विल बी इक्वल टू 1,640,000। सो दिस वाज द रिक्वायरमेंट नंबर 1 के हमने कॉस्ट ऑफ द एसेट फाइंड आउट करनी है। रिक्वायरमेंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं जनाब। रिक्वायरमेंट नंबर 2 वाज के हमने डेप्रिसिएबल अमाउंट फाइंड आउट करनी है। तो डेप्रिसिएबल अमाउंट आपको पता है कि ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। डेप्रिसिएबल अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। कॉस्ट जो है 1,640,000 है, रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 20,000 है, तो हमारे पास जो डेप्रिसिएबल अमाउंट आ जाएगी 1,620,000 आ जाएगी, 1,642,000, राइट। और जो हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायरमेंट नंबर 3 वाज कि हमने फाइंड आउट करनी है डेप्रिसिएशन ऑफ 1 ईयर। तो डेप्रिसिएशन जो है वो एक ईयर की कैसे कैलकुलेट होती है? स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट, और डेप्रिसिएशन रेट जो है उसका 10% है। तो अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास कॉस्ट जो है वो इस एसेट की दैट इज इक्वल टू 1,640,000, 20,000 इसमें से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करेंगे और उसका जब 10% लेंगे तो हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1,62,000, 1,62,000 पे डेप्रिसिएशन एक साल की इस एसेट की चार्ज होनी चाहिए। ठीक है जनाब, सो दिस वाज द क्वेश्चन। एक इसमें छोटी सी चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग ये चीज डिस्कस कर रहे हैं तो ऐसे करते हैं कि ये बात भी डिस्कस कर लेते हैं। देखें आपने जो एसेट लिखा है A1,640,000 का, तो अगर फर्ज करें कि एग्जामिनर आपको कहता है कि जनाब इस एसेट की एंट्री भी करें, जब हम इस एसेट को परचेज करेंगे तो इसकी क्या एंट्री करेंगे? तो जनाब एंट्री करने के लिए आपको पता है कि एसेट कितने का आया है, 1,640,000 का आया है, तो हम इसकी एंट्री करेंगे एसेट अकाउंट डेबिट 1,640,000 से। लेकिन क्रेडिट क्या करेंगे? दिस इज द क्वेश्चन। तो क्रेडिट के लिए हमने देखना है कि क्या ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इस कॉस्ट के वो हमने बैंक से पे किए हैं या कैश से पे किए हैं, कैसे पे किए हैं। तो जनाब 1 बाय 1 अज्यूम करते हैं, मैं आपको डाटा बता देता हूँ और फिर हम लोग उसकी एंट्री बना देंगे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो इस क्वेश्चन में नहीं थी और ना ही उसने मांगा था, लेकिन मैंने आपको एडिशनल एक चीज बताने लगा हूँ। फर्स्ट करें कि हमने एसेट की कॉस्ट जो है
वो बैंक से पे की है, डिलीवरी कॉस्ट भी बैंक से ही हमने पेमेंट किया, चेक लिख दिया था, और इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी हमने बैंक से पे किया है। ये जो साइट प्रिपरेशन कॉस्ट है, ये छोटी छोटी बहुत सारी कॉस्ट थी, मजदूरों को पैसे देते थे, ये हमने कैश में पे किए हैं, और 15,000 रुपए की आर्किटेक्ट की फी थी, वो भी हमने कैश में पे कर दी है। सवाल यह है कि साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट क्या आपने अभी पे कर दी है? तो उसका जवाब है नहीं। साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट तो जब एसेट पूरा यूज हो जाएगा, अज्यूमिंग के एसेट की यूजफुल लाइफ फर्ज करें अगर 10 साल है, 10% के रेट से भी हमें पता चल रहा है कि एसेट की यूजफुल लाइफ 10 साल है, तो 10 साल बाद जाके ये साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी। तो अभी तो हमने ये अमाउंट पे ही नहीं की है, ठीक है। तो चले हम कहते हैं कि बैंक जो हमने टोटल पेमेंट की है वो हमने की है 950, 100 एंड 125। तो 950, 1050, 1150, 1175, 1175 के जो है ये आपने बैंक में से पे किया है, और 215 के आपने कैश में से पे किया है। तो हम लोग बैंक को डेबिट कर देंगे, बैंक को क्रेडिट कर देंगे 1175,000 से, और कैश को क्रेडिट कर देंगे 2,15,000 से। लेकिन ये हमारी एंट्री टैली नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट 1640 में ऐड की हुई है, लेकिन इन दोनों को जमा करेंगे तो वो उसमें शामिल नहीं है, क्योंकि बैंक अमाउंट को हम क्रेडिट करेंगे जितनी अमाउंट आपने बैंक से पे की है, कैश को क्रेडिट करेंगे जितनी अमाउंट आपने कैश से पे की है। तो साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट का अब मैं आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताने लगा हूं, और वो ये है कि जब भी आप साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट एक फ्यूचर की कॉस्ट को अभी से जब आप रिकॉग्नाइज करते हैं, तो आपको याद है प्रोविजन के अंदर हम इसको प्रोविजन कहते हैं कि जो फ्यूचर में खर्चा होना है उसको अभी रिकॉर्ड कर लिया जाए, उसको हम प्रोविजन कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक अकाउंट बनाएंगे, प्रोविजन फॉर साइट रिस्टोरेशन। साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट की प्रोविजन, ये हमारा एक लाइबिलिटी नेचर का एसेट, लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट होगा, और ये हमारे पास पड़ा ही रहेगा। हर दफा इसका ओपनिंग बैलेंस 2,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस भी 2,50,000 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस आती हैं लेकिन वो आपके सिलेबस के स्कोप से बहुत बाहर हैं, उनको अभी आपने नहीं सोचना, ठीक है। प्रोविजन फॉर साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट 2,50,000 रुपए एक क्रेडिट बैलेंस आप अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेंगे, और ये आपके अकाउंट्स में आता रहेगा हर साल क्रेडिट साइड पे। नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर आपकी प्रोविजन फॉर साइट रिस्टोरेशन जो है वो नजर आ रही होगी। या आपने अपनी लाइबिलिटी जिम्मेदारी अभी बुक कर ली है। देखे ना, क्वेश्चन के अंदर भी उसने कहा है द कंपनी हैज रिकॉग्नाइज्ड ए लाइबिलिटी ऑफ ₹250,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेक्टेड क्लियरेंस कॉस्ट। उन्होंने 2,50,000 रुपए एक लाइबिलिटी के तौर पे क्रेडिट कर लिए हैं। क्यों? क्योंकि ना तो आपने अभी बैंक पे किया है ना कैश पे किया है, तो क्रेडिट किसको करेंगे फिर? एसेट तो 1640 का आपने रिकॉर्ड कर लिया अपनी बुक्स में, एंट्री टैली कैसे करेंगे? तो जनाब ये जो प्रोविजन फॉर साइट प्रिपरेशन कॉस्ट है ये आपकी लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड हो जाएगी। अब फर्ज करें आफ्टर 10 ईयर्स हम लोग एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं, और हमारे 2.5 लाख रुपए साइट की रिस्टोरेशन कॉस्ट पे लग जाते हैं जो हम कैश में पे करते हैं। हमने बहुत सारे लोगों को बुलाया जिन्होंने सफाई की, फिर हमने बहुत सारे मजदूरों को बुलाया जिन्होंने खुदाई करके जमीन बराबर की, फिर हमने और मिस्त्री मजदूरों को लगाया, कोई सीमेंट वगैरह इस तरह की चीजें बनाई और उसने फर्श बराबर कर दिया। ये साइट रिस्टोरेशन थी जो हमने करवाई। इसकी कॉस्ट फर्ज करें हमने कैश में पे की है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि कैश पे हुआ है 250,000 से, और डेबिट हम किसको करेंगे? डेबिट हम करेंगे ये जो प्रोविजन का अकाउंट हम लोगों ने मेंटेन किया हुआ है, प्रोविजन फॉर साइट प्रिपरेशन, ठीक है जी। तो साइट प्रिपरेशन कॉस्ट का अकाउंट जो है वो हमने क्रिएट किया था जब हमने एसेट परचेज किया था, और 10 साल बाद जब हमने वो साइट प्रिपरेशन कॉस्ट पे कर दी तो हमने प्रोविजन फॉर साइट प्रिपरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया। साइट प्रिपरेशन का अकाउंट खत्म हो जाएगा इस एंट्री के बाद। अब ऐसे भी हो सकता है कि फ्यूचर में साइट प्रिपरेशन कॉस्ट आपको कम देनी पड़े 2.5 लाख से, या ज्यादा देनी पड़े। तो जैसे मैंने पहले बताया कि इन सारों की ट्रीटमेंट्स होती हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में फॉर द टाइमिंग नहीं है। लेकिन आप साइट प्रिपरेशन कॉस्ट का ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रख लें कि अगर एग्जामिनर आपको एंट्री करने के लिए कहता है तो ये जो साइट प्रिपरेशन की जो कॉस्ट है इसकी एंट्री इस तरीके से होगी। फ्यूचर में क्या होगा ये मैंने वैसे ही आपको कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने के लिए बता दिया है। ये आखिरी साल होगा, और अगर आखिरी साल साइट प्रिपरेशन कॉस्ट उसने पे किया है तो हम लोग प्रोविजन फॉर साइट प्रिपरेशन कॉस्ट को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे, ठीक है जी। सो दिस विल बी द एंट्री, और ये साइट प्रिपरेशन कॉस्ट की ट्रीटमेंट होती है। उम्मीद आपको समझ आई होगी।
ये शंग्रीला एंटरप्राइजेस का क्वेश्चन था और इन्होंने 2019 में एक प्लांट जो है ना वो ला के सेटअप करना है अपनी फैक्ट्री में, तो इसके ऊपर कुछ कॉस्ट और इसके एसेट्स वगैरह की बात हो रही है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन pertains टू द प्लांट। ठीक है जी, शंग्रीला एंटरप्राइजेस एक्सपेंडेड इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी बाय इंस्टॉलिंग ए प्लांट इन 2019। 2019 में उन्होंने एक प्लांट इंस्टॉल करने की सोची है और उसके ऊपर उन्होंने कुछ काम भी किए हैं। ठीक है जी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन pertains टू प्लांट। पहली चीज, 2 वेंडर्स ए एंड बी सबमिटेड देयर बिड प्राइस। एक ने 750 मिलियन का, एक ने 800 मिलियन का रिस्पेक्टिवली। दो लोगों ने कहा कि हमसे ये प्लांट ले लें। ड्यू टू बेटर क्वालिटी वेंडर बी वाज सिलेक्टेड एंड आफ्टर नेगोशिएशन प्राइस ऑफ द प्लांट वाज फाइनलाइज्ड एट 780 मिलियन। 800 रुपया जो है वो 800 मिलियन उन्होंने कहा कि आप हमसे ले लें, आप हमसे 800 मिलियन का प्लांट ले लें। हमने कहा यार कम करो यार, देखो तुम्हारे दोस्त भी हैं, ये वो सारा कुछ करने के बाद हम लोगों ने वो 780 मिलियन का वो प्लांट जो है वो उससे ले लिया। ठीक है, अब 780 मिलियन इज इट्स प्राइस जो कि हमें पे करनी पड़ी है, इसकी कॉस्ट जो हमें पे करनी पड़ी है। आगे चलते हैं। उसने कहा द एक्विजिशन ऑफ द न्यू प्लांट वाज फाइनेंस्ड बाय सेलिंग एन ओल्ड प्लांट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 170 मिलियन। ठीक है जी, 170 मिलियन का एक प्लांट जो था, जो आपके पास उसकी बुक वैल्यू पड़ी हुई थी, वो आपने सेल कर दिया 140 मिलियन का, 140 मिलियन का। ठीक है जी, आपने कहा चलो कोई बात नहीं, 30 मिलियन का हम यहाँ से लॉस खा लेते हैं, लेकिन चलो 140 मिलियन तो ये 780 मिलियन में से इधर से पूरे हो जाएंगे। ठीक है जी, अच्छा ये जो एसेट है जो आपने दे दिया है, दिस इज कि आपने एसेट को डिस्पोज किया है। ठीक है, जब हम इसका डिस्पोजल रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो उस वक्त हम इसको देखेंगे। अभी तो हम लोग एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं कि एसेट की कॉस्ट क्या होगी। तो एसेट की कॉस्ट के अंदर इस पॉइंट का कोई कंसर्न नहीं है। आगे चलते हैं। अराइवल ऑफ द प्लांट वाज ओरिजिनली स्केड्यूल्ड ऑन 31 मई 2019 एंड एट ए फ्रेट ऑफ रुपीज 3.5 मिलियन। 35 लाख रुपया इसके ऊपर हमें फ्रेट भी पड़ गया था। However, the arrival date was rescheduled to 31 January 2019 by paying the additional freight of 1.3 million. ठीक है, आपने एसेट को परचेज किया, वो आना था 31 मार्च को, और आपने कहा जी कि मैं रीस्केड्यूल कराना चाहता हूँ, मुझे ज़रा जल्दी दे दें एसेट, तो 1.5 मिलियन आपने एक्स्ट्रा दे दिया। तो टोटल आपने 5 मिलियन जो है वो एसेट के फ्रेट पे किया। अब ये जो 5 मिलियन है, इसमें से चलो 3.5 मिलियन जो है वो तो नॉर्मली लोगों का पड़ा था, लेकिन ये जो 1.5 मिलियन है ये इसलिए आपने मंगाया कि वो एसेट को आप जल्दी चाह रहे थे कि वो आपके पास आ जाए। ठीक है जी, फ्रेट का मतलब होता है कि आपने उस एसेट को जहां से मंगवाना है वो वहां से किसी गाड़ी पे बैठ के आएगा। हो सकता है अगर आपने बाहर से मंगवाया है तो वो उसमें आएगा, शिप में आएगा, और फिर उसके बाद ट्रक में लोड होकर आपके पास आएगा। तो जो जो आपको ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस पे करने पड़े उसे हम फ्रेट कहते हैं। ठीक है जी, तो ये 5 मिलियन का आपका फ्रेट है, ये आपको पे करना पड़ा है अपने एसेट को इस कंडीशन में लाने के लिए कि वो इस्तेमाल हो सके। तो दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ योर एसेट। आगे चलते हैं। वाइल ट्रांसपोर्टिंग द प्लांट वाज स्लाइटली डैमेज्ड एंड रिपेयर्ड एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 2 मिलियन। तो 2 मिलियन रुपए उसकी रिपेयर के ऊपर भी लग गए। तो ये जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, आपको पता है रिपेयर वगैरह ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता, तो हम इसको इसकी कॉस्ट में नहीं डालेंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने बात भी की कि आप मोटर लेके आए हैं, मोटर लेके आए हैं और मोटर आपसे गिर गई और आप उसे रिपेयर कराएंगे, तो अगले बंदे को ये थोड़ी बताएंगे कि 10,000 रुपए। ये तो वही साहब हो गया ना। ये एक साहब चल रहे थे तो सामने छिलका केले का पड़ा हुआ था, वो उस पर स्लिप हो गए। तो अगली दफा जब वो वहां से गुजरे तो वहां पे फिर केले का छिलका पड़ा हुआ था, तो उसने कहा आज तो फिर फिसलना पड़ेगा। तो ऐसा थोड़ी होगा कि हर दफा आप प्लांट गिरा देंगे लाते हुए। प्लांट जो है वो नॉर्मली आपने अगर कोई इस तरह की गलती की है तो वो रिपेयर मेंटेनेंस है, वो उसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बननी चाहिए। ठीक है जी, अभी तक हम लोगों ने कहा कि कॉस्ट में कितना होना चाहिए, 780 मिलियन होना चाहिए। यहां पे लिख लेते हैं, और इस कॉस्ट के अंदर यहां से कुछ नहीं आएगा। हाँ, इस पॉइंट से आपको दो चीजें पता चली हैं। जो फ्रेट है वो 5 मिलियन का है, और जो रिपेयर मेंटेनेंस है, जो रिपेयर है इसकी, वो हमने नहीं डालनी, रिपेयर की जगह पे हम 0 लिखेंगे। आगे चलते हैं जी। साइट प्रिपरेशन वर्क वाज कंप्लीटेड एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज 5.8 मिलियन। 5.8 मिलियन जो है वो आपको साइट प्रिपरेशन में देना पड़ा। दिस कॉस्ट इंक्लूड 1.2 मिलियन फॉर डेमोलिशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग स्ट्रक्चर। ठीक है जी, एसेट की साइट प्रिपरेशन के लिए जितनी भी कॉस्ट है वो आपको उसके एसेट का पार्ट बनानी पड़ेगी। राइट। इंस्टॉलेशन वर्क वाज कैरिड आउट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब
at the cost of 5 million. In addition, overhauling of 1.5 million were overheads of 1.5 million were allocated for using the factory resources during the installation. ठीक है, फैक्ट्री के लोगों से हमने काम शाम करवाया तो वो कोई बात नहीं, वो काम करने के लिए ही तो थे, ठीक है जी। इंस्टॉलेशन के दौरान वो जो भी काम कर रहे थे वो इसलिए ही था। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसमें से सिर्फ 5 मिलियन जो आपकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है उसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे, जो बाकी जो है वो हम इसमें इसका पार्ट नहीं बनाएंगे। सही, आगे चलते हैं। द प्लांट वॉज कस्टमाइज बाय अल्टरिंग सम पार्ट्स एट ए कॉस्ट ऑफ ₹12 मिलियन। आपने प्लांट को आल्टर किया है, आपने उसको ऐसे सेट किया है कि वो आपकी इंटेंडेड कंडीशन में आ जाए। द अल्टरेशन स्लोज डाउन द प्रोडक्शन प्रोसेस बट इट इज नेसेसरी टू अलाइन द प्लांट विद एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर आपका प्लांट जो है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ अलाइन नहीं होगा तो फिर वो यूज ही नहीं हो सकता। तो ये मैनेजमेंट ने डिसाइड किया था कि हम प्लांट लेते हैं, लेकिन अगर वो प्लांट इस्तेमाल ही ना हो पाया तो वो आपके किस काम का। तो अगर आप उसको अलाइन कर रहे हैं विद योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटी, आप अपने करंट प्रोडक्शन मैकेनिज्म के साथ उसको अलाइन कर रहे हैं, तो दिस कॉस्ट शुड बी द पार्ट ऑफ योर एसेट, यानी कि ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। ये 12 मिलियन जो है ना ये आपको ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 7 है, on 1 March 2019, safety equipment for the use of staff operating the plant were purchased at the cost of ₹12 million. Safety equipment जो है ये आपकी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता होता, ये अलग से आप लेते हैं। सेफ्टी इक्विपमेंट, स्टाफ की हायरिंग, स्टाफ की ट्रेनिंग वगैरह, अनटिल अनलेस कि वो ट्रेनिंग ऐसी है कि जिसके बगैर गुजारा नहीं है, लाजमी तौर पे आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, देन दैट कैन बी एडेड इन योर कॉस्ट, अदरवाइज दैट कॉस्ट विल नॉट बी that thing will not be added in the cost. आगे चलते हैं। The plant was available for use on 1 May 2019. Depreciation आप उस वक्त से चार्ज करना शुरू कर देते हैं जब से वो एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाए, ठीक है। आप लोग इस चीज को जहन में नहीं लाते कि वो एसेट जो है वो कब यूज होना शुरू हो जाए। जब वो एसेट आपके लिए अवेलेबल फॉर यूज हो गया, उस इंटेंडेड कंडीशन में आ गया जिस कंडीशन में मैनेजमेंट चाहती थी कि ये आ जाए, तो फिर हम इसे यूज करना शुरू करेंगे। और उसके बाद मैनेजमेंट का सिंपली दिल नहीं कर रहा था या किसी और वजह से वो एसेट जो है वो आपने इस्तेमाल नहीं किया, तो बहरहाल फिर भी आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन उसी डेट से चार्ज करना शुरू कर देते हैं। Due to unavailability of required raw material, commercial production was delayed till 1 June 2019. तो जो आपके लिए जो रेलिवेंट डेट होगी इस केस में वो 1 मई 2019 ही होगी, और आप इस डेट के ऊपर जो है वो इसकी प्रोडक्शन इस डेट से इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर देंगे। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 20 years and 25 years, ठीक है। इसने दोनों चीजें बता दी। उसने पहली चीज बताई कि इसकी यूजफुल लाइफ और इसकी इकोनॉमिक लाइफ कितनी है। इकोनॉमिक लाइफ वो होती है कि ये एसेट इन इट्स टोटल लाइफ साइकिल ये कितनी देर तक चल सकता है, और ये इसकी इकोनॉमिक लाइफ होती है। नॉर्मली लोग जो हैं वो इसकी कंपनीज अलग से यूजफुल लाइफ मेंटेन करती हैं कि इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, कितनी देर के बाद ये एसेट जो है हमें तंग करना शुरू कर देगा, तो फिर हम इसे डिस्पोज ऑफ कर देंगे। तो यूजफुल लाइफ नॉर्मली इकोनॉमिक लाइफ से कम होती है या इकोनॉमिक लाइफ के इक्वल ही होती है। तो आप इस मशीन को कितनी देर इस्तेमाल करना चाहते हैं, दैट विल बी योर यूजफुल लाइफ, जो कि आप डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। इकोनॉमिक लाइफ जो होती है वो एक और कॉन्सेप्ट होता है कि ये टोटल पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी बंदे के पास ये मशीन कितनी देर तक चलेगी। नॉर्मली मशीनों की इकोनॉमिक लाइफ ज़्यादा होती है, यूजफुल लाइफ कम होती है। जैसे हम लोगों ने बिल्डिंग्स की बात की, तो बिल्डिंग के अंदर हम सोचते हैं कि 50 साल के बाद ये बिल्डिंग जो है ये हमने रिप्लेस करनी है। हो सकता है कि वो अगले 50 साल तक भी वो बिल्डिंग चल सकती होती है और ठीक चलती हो सकता है, उसमें कोई मसला ना होता, लेकिन फिर भी बिकॉज वी हैव डिसाइडेड इट्स यूजफुल लाइफ इज 50 years, तो हम 50 सालों के बाद इसको डिसमेंटल कर देंगे और फिर एक नई इमारत इसकी जगह खड़ी कर देंगे, राइट। ठीक है जी। तो उसने ये कहा कि इसकी यूजफुल लाइफ के बाद, इसकी यूजफुल लाइफ है 20 साल, ये हमारे लिए रेलिवेंट है डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए, और इसकी एस्टिमेटेड जो रेजिडुअल वैल्यू है वो 100 मिलियन है, ये हमारे लिए रेलिवेंट है। तो अगर हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे तो हम 1 मई से करेंगे, और अगर आप ये रेंट 31 दिसंबर 2019 की बात कर रहे हैं तो ये आपको मई, जून और फिर उसके बाद आखिरी 6 महीने यानी कि टोटल 8 महीने आप इस एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और इस डेप्रिसिएशन की चार्जिंग के लिए जो आपके लिए कॉस्ट होगी दैट विल बी सम ऑफ दिस, और ये बन रहा है जी 807
0.80 और इसकी जो रेजिडुअल वैल्यू बन रही है दैट इज ₹100 मिलियन और इसका जो डेप्रिसिएशन बनेगी वो 20 ईयर्स पे आपने चार्ज करनी है। स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर आपने इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन एग्जामिनर ने इसमें नहीं दिया है। उसने कहा बुक वैल्यू ऑफ द प्लांट एज ऑन 31 दिसंबर 2019 आपने कैलकुलेट करनी है। तो इसके ऊपर 8 महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद द बुक वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड। ठीक है जी। एक बच्चे ने कहा सर 140M माइनस नहीं करेंगे? नहीं, देखिए वो हम करेंगे जब हम पेमेंट की कैलकुलेशन करेंगे कि किस एसेट को परचेज करने के लिए हमने पैसे कितने दिए। हमने तो वो चीज कैलकुलेट नहीं करनी, हमने तो कैलकुलेट करनी है एसेट की कॉस्ट। और एसेट की कॉस्ट के अंदर तो 700 एसेट तो आया तो 780 का ही है ना। देखिए एसेट 780 का आया, आपने कैश कितना दिया ये रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि एसेट की कॉस्ट आप कैलकुलेट कर रहे हैं, आप अपनी कैश फ्लोज कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं कि आपने पेमेंट कितनी की है। सर 1 जून 2019 से लाइफ क्यों नहीं ले रहे? देखें डेप्रिसिएशन का रूल ये होता है कि डेप्रिसिएशन आप उस डेट से चार्ज करते हैं जिस डेट पे वो एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाए एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। और स्टैंडर्ड के ये अंदर ये रूल्स हैं, स्टैंडर्ड ने ये स्पेसिफिकली ये वाले वर्ड इन्हीं अल्फाज में ये वाली बातें की हुई हैं। और वो ये है कि जब आपका एसेट आप जिस इंटेंडेड यूज के लिए उसको रखना चाहते हैं कि यार ये इस तरह से हो तो फिर हम इसे इस्तेमाल करेंगे, उस पोजीशन में आ जाता है तो फिर उसके बाद उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर देनी चाहिए, चार्ज करना शुरू कर देनी चाहिए। सिंपली बिकॉज के आप उस एसेट को इस्तेमाल नहीं कर रहे फॉर एनी रीजन व्हाट्सएवर के जनाब गवर्नमेंट का स्ट्राइक, आपके एम्प्लॉइज का स्ट्राइक हो गया या आपको रॉ मटेरियल मिलना बंद हो गया, तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि उस एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज ना करें। अब आप इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे कितनी देर की, आपने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है 8 महीनों की। तो आपको पता है कि डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर जो फॉर्मूला होता है दैट इज कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर यूजफुल लाइफ, अगर परसेंटेज में रेट दिया हो तो वो। तो इसकी जो कॉस्ट है दैट इज 807.80, 100 मिलियन है, बिल्कुल ठीक है। और इसकी जो यूजफुल लाइफ है वो 20 ईयर्स है, क्योंकि हम लोग इसकी यूजफुल लाइफ लेते हैं, इकोनॉमिक लाइफ नहीं लेते हैं। और आपको पता है कि ये 8 महीनों के लिए है तो 8/12, तो इसकी टोटल जो डेप्रिसिएशन होगी वो 23.59 मिलियन की होगी। तो इसकी नेट बुक वैल्यू जो कि उसने फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो थी जनाब 807.80 माइनस 23.59 मिलियन, यानी कि टोटल 784। जी जनाब, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। एक चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है जी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये वर्ड उन एसेट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन एसेट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। CWIP हमारे एसेट्स हैं, लेकिन ये वो एसेट्स हैं विच आर अंडर कंस्ट्रक्शन राइट नाउ। अब अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट्स क्या होते हैं? नॉर्मली बिल्डिंग्स जो आप खुद से कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, दीज आर कॉल्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो होती हैं ये हमारे एसेट्स होते हैं, लेकिन ये इनकम्प्लीट एसेट्स हैं, तो हम इनको टू बी एसेट्स कह सकते हैं। अब ये जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होते हैं इनके ऊपर आपकी कॉस्ट लगना शुरू हो जाती है, एसेट्स आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन आप उनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो एसेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ होता है। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी एन एसेट इन फ्यूचर। जब उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी फिर वो हमारा एसेट बन जाएगा, लेकिन जब तक वो कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, एसेट नहीं बना है, उस वक्त तक हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज योर एसेट बट नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन इट। जब तक ये बन रहा है उस वक्त तक इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। लेकिन सवाल ये है कि जब इसके ऊपर कॉस्ट इनकर होगी तो हम क्या करेंगे? अच्छा, लेट्स अज्यूम कि आप लोगों ने तकरीबन 1 मिलियन रुपए की ब्रिक्स परचेज की हैं, तो आप इसकी क्या एंट्री करेंगे? देखिए आपने ब्रिक्स परचेज की हैं और ये आपकी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो रही हैं। हम इसको एसेट के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, क्योंकि एसेट लिखेंगे तो ईंटों के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू करनी पड़ेगी।
लेकिन क्योंकि ये ब्रिक्स जो हैं ये हमने एक बिल्डिंग के लिए परचेज की हैं जो हमारा एसेट बनेगा फ्यूचर में, इसलिए अभी हम इसको एसेट के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि एसेट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। क्यों? क्योंकि एसेट के ऊपर जब आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे तो आपको उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी। दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट एंट्री फॉर दिस। फर्स्ट करें कि हम इसे एक्सपेंस आउट करते हैं, हम कहते हैं एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, दिस इज नॉट ए गुड एंट्री एज वेल। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब भी कभी आप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में चलें, ऐसे एसेट्स जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर जितना खर्चा हो रहा है, आप एक अकाउंट बनाएं, उसका नाम रखें कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको हम CWIP कहते हैं। ये डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक है जी, फर्स्ट करें आपने ईंटें परचेज की 1 मिलियन की, तो आपने डेबिट एंट्री कर दी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट कैश क्रेडिट। आपने सीमेंट परचेज किया CWIP डेबिट कैश क्रेडिट बाय ₹3 मिलियन, 3 मिलियन का सीमेंट परचेज किया। आपने मजदूरी पे की CWIP डेबिट कैश क्रेडिट। इनकी डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली आप लिख रहे होंगे कि आपने क्या क्या पे किया है, या CWIP के अलग अलग अकाउंट्स बना सकते हैं, मटेरियल का अलग बना सकते हैं अकाउंट, आप लेबर का अलग। ठीक है जी, तो इस तरह से आपके ट्रायल के अंदर डिफरेंट टाइप के CWIP के अकाउंट्स आते जाएंगे। जैसे जैसे आप कंस्ट्रक्शन करते जाएंगे CWIP के अकाउंट में आपको एंट्रीज करते जाएंगे, आप इसको एसेट के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। जब आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद आप जितने भी CWIP में आपने डेबिट्स किए हुए हैं, तमाम CWIP अकाउंट्स को क्रेडिट करेंगे और एसेट को डेबिट कर देंगे। राइट? हमने जितनी भी एंट्री CWIP में डेबिट साइड पर रिकॉर्ड की हुई थी, वो सारी की सारी हम लोग एसेट की बिल्डिंग के नाम से जो अकाउंट है उसमें एंट्री कर देंगे। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में ईंटों का 1 मिलियन लिखा हुआ था। टोटल हमने जो मटेरियल पे किया था वो 3 मिलियन का पे किया था। लेबर जो हमने पे की थी वो 3 मिलियन की पे की थी। ब्रिक्स, अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल के तौर पर 3 एंट्रीज की हैं। ब्रिक्स, मटीरियल या लेबर। हम लोग उस दिन, जिस दिन हमें ये पता चलेगा कि जनाब एसेट कंप्लीट हो चुका है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन खत्म हो गई है, जो कुछ हमने उसमें करना था वो कर लिया है, उस दिन हम लोग ये सारे अकाउंट्स क्रेडिट करेंगे और हम डेबिट कर देंगे बिल्डिंग को, जो टोटल उसकी अमाउंट है उस अमाउंट से। तो जनाब CWIP जो है, दिस इज ए टाइप ऑफ एसेट। नॉन करंट एसेट्स के अंदर ये शो होगा। अगर हम लोग बात करें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपको पता है आप कैपिटल लिखते होते हैं, आप कैपिटल के नीचे लायबिलिटीज लिखते होते हैं और उसके नीचे एसेट्स लिखते होते हैं जी। ठीक है जी, ऐसे ही करते हैं ना जी। एसेट्स के अंदर हम लोग नॉन करंट एसेट्स लिखते हैं, नॉन करंट एसेट्स के अंदर हम लोग लिखते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नीचे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस प्रेजेंट करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये जो बिजनेस है ये एक कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कर रहा है। नॉर्मली इसकी एग्जांपल बिल्डिंग ही होती है कि आप लोग एक बिल्डिंग जो है ना वो बना रहे हैं। ठीक है जी, इसके अलावा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह में और कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं आती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह लिख रहे होते हैं। जिस डेट पे हमें ये पता चल जाता है कि एसेट कंप्लीट हो गया है, उस डेट पे हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को क्रेडिट करते हैं। जितनी जितनी अमाउंट उसमें हमने ऐड की होती है वो सारी की सारी वहां से निकाल देते हैं और एसेट के अकाउंट में डाल देते हैं। हम लोग उसको एसेट के तौर पर रिकॉग्नाइज कर देते हैं, और उस डेट से, जिस डेट पे वो एसेट कंप्लीट हो गया है, उस डेट से ऑनवर्ड्स हम लोग एक्यूमुलेटेड हम उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, तो दो बातें मैंने आपको यहां पे बताई। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज ए फिक्स एसेट विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन राइट नाउ। जो एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन होता है इसके ऊपर आपका खर्चा हो रहा होता है, लेकिन उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी होती। क्यों? क्योंकि वो एसेट कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए, रूल ये था कि एसेट जब आपकी इंटेंडेड लोकेशन एंड कंडीशन पे आ जाए
जिसके ऊपर आपने सोचा था कि इस एसेट को हम डेप्रिसिएट करेंगे, उस पोजीशन पे ला के उस एसेट को डेप्रिसिएशन करना शुरू करनी है, उससे पहले नहीं करनी। तो जनाब अगर तो आपका जैसे बिल्डिंग वगैरह है या कोई आप और कोई साइट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस तरह की जो साइट होती है, ये साइट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी को एक ठेका मिल जाए कि आपने डैम बनाना है, तो डैम के ऊपर तो 15 साल लग जाते हैं बनाते हुए। तो 15 साल तक हर साल उसके ऊपर हर महीने कॉस्ट इनकर हो रही होती है, जो आप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में डालते जाते हैं। आहिस्ता 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 कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट बहुत बड़ा हो जाता है, और जिस दिन आप उसकी इनॉग्रेशन करते हैं उस दिन आप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से निकाल के उसको एसेट के तौर पर रिकग्नाइज कर लेंगे, और उस डेट से ऑनवर्ड्स उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, वट एवर द मेथड इज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट, राइट। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। एसेट जब आपके पास आ जाता है और आप उसको यूज करना शुरू कर देते हैं, तो दैट इज एक टाइम जहां पे एसेट की जो कॉस्ट है वो लॉक हो जाती है। इसमें आप मजीद एडिशंस नहीं कर सकते। एसेट आपने परचेज कर लिया है, एक मशीन आ गई है, अब उस मशीन को इस्तेमाल करते हुए आप उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के खर्चे करते हैं। उन खर्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट थिंग इज रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस से मुराद ये है कि एसेट्स को इस्तेमाल करने के दौरान उसकी ग्रीजिंग करना, ऑयलिंग करना, उसकी सफाई करना, दीज आर कॉल्ड रिपेयर एंड मेंटेनेंस। कभी कभार एसेट को यूज करते हुए एसेट में कोई छोटी मोटा कोई नुकसान हो जाता है, कोई लॉस हो जाता है, तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं, इस तरह के जो खर्चे होते हैं, इनको हम लोग रिपेयर एंड मेंटेनेंस कहते हैं। ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि एसेट को कंटिन्यूअसली रन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, आपको ये एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। इस तरह के एक्सपेंसेस को हम लोग एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। फर्स्ट करें, अगर कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस के ऊपर आपने खर्चे किए हैं तो उसकी एंट्री होगी एक्सपेंस अकाउंट, डेबिट एंड कैश क्रेडिट। दिस इज सिंपल। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इससे ना तो एसेट की यूजफुल लाइफ पे कोई फर्क पड़ता है और ना ही एसेट की प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर कोई फर्क पड़ता है। देखिए, दो चीजें मैंने आपके साथ अभी बोली हैं, एक बोली है जी यूजफुल लाइफ, और एक होती है जी प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन बच्चे के जहन में आती है, क्योंकि उर्फे आम में आम तौर पर यह बात मशहूर है कि अगर किसी भी चीज की सफाई करके रखेंगे, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो उसकी यूजफुल लाइफ बढ़ जाएगी। उसकी यूजफुल लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन इतना नहीं पड़ता कि वो एक साल, जो चीज 5 साल इस्तेमाल होनी है वो अब 15 साल इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब हम एसेट की यूजफुल लाइफ एस्टिमेट करते हैं बिल्कुल स्टार्ट में, तो हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि ये जो एस्टिमेशन है ये विद प्रॉपर सर्विसिंग है, ठीक है। अक्सर ये सोचा जाता है कि जब हम एसेट्स की ग्रीजिंग करेंगे, ऑयलिंग करेंगे, तो उसकी यूजफुल लाइफ बढ़ जाएगी। तो जनाब, अकाउंटिंग के अंदर इसकी यूजफुल लाइफ ग्रीजिंग या ऑयलिंग करने से बढ़ती नहीं है, मेंटेन होती है। क्योंकि जब हम उसकी यूजफुल लाइफ एस्टिमेट करते हैं, हम उस वक्त ये अज्यूम करते हैं कि एसेट की प्रॉपर ग्रीजिंग, ऑयलिंग, उसकी मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा प्रॉपर किया जाएगा, फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसकी यूजफुल लाइफ इतनी है, राइट। तो जो छोटा सा कॉन्सेप्ट उर्फे आम में बच्चे के जहन में होता है कि यार एसेट को अगर हम ठीक तरीके से हैंडल करेंगे तो उसकी यूजफुल लाइफ बढ़ नहीं जाएगी। अक्सर बच्चे कहते हैं सर अगर हम रिपेयर मेंटेनेंस करें तो एसेट की कॉस्ट तो बढ़ जानी चाहिए। ऐसा नहीं होगा। अकाउंटिंग के अंदर एसेट की जो यूजफुल लाइफ है वो नहीं बढ़ती है विद रिपेयर एंड मेंटेनेंस। क्यों? क्योंकि हम लोग एसेट की यूजफुल लाइफ को जब एस्टिमेट करते हैं, हम उसी वक्त ये सोच लेते हैं कि इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस होगी तो फिर इसकी यूजफुल लाइफ, फॉर एग्जांपल लेट्स से हमने अज्यूम किया है कि 10 साल है, तो दिस इज विद प्रॉपर सर्विसिंग वगैरह या मेंटेनेंस वगैरह करने से एसेट की यूजफुल लाइफ बढ़ती नहीं है, एसेट की यूजफुल लाइफ मेंटेन होती है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कॉल मेंटेनेंस कॉस्ट, राइट। और जो भी कोई मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी होती है वो एक्सपेंस कर देते हैं आप, उसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते हैं।
तो ये तो था एक सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट। देन देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट, एडिशंस इन एसेट। एसेट के अंदर एडिशंस या एक्सपेंशंस। कभी कभार ऐसे होता है कि आपने एक एसेट परचेज किया और उस एसेट के अंदर उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो कुछ ऐसी थी कि वो एक साल में 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करता था। उसका वर्क फ्लो ऐसा था कि उसमें 1 लाख यूनिट से ज्यादा की प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, इस एक मशीन के अंदर, ये मशीन जो है ये आटे की बोरियां पैक करती है, तो इसमें मिल से जो आटा आता है वो एक पाइप में आता है और उस पाइप की चौड़ाई 1 फुट है, ठीक है। उसमें जितनी मर्जी स्पीड से आप जो है ना, वो एक खास स्पीड से ज्यादा तेजी से आप आटा भी गुजार नहीं सकते हैं। तो आटा एक जगह से जब दूसरी जगह पे जाता है तो इसको एक पाइप लगा हुआ और उस पाइप में वो आटा मूव करता है, तो उसकी एक कैपेसिटी है जिससे ज्यादा वो काम नहीं कर सकता। हर मशीन की एक कैपेसिटी होती है। लेकिन फर्ज करें कि हम लोग उसमें कुछ ऐसी एडिशन कर दें कि हम लोग वो पाइप एक की बजाय 4 और पाइप इंस्टॉल कर दें। इस एडिशन से उस पैकिंग करने वाली मशीन की प्रोडक्शन या आउटपुट कैपेसिटी जो है वो बढ़ गई है। हम लोगों ने उसमें 4 पाइप लगा दिए हैं। आगे हो सकता है कि सिलाई की 3 मशीनें लगी हों जो बैग को सिलाई करती हैं, तो 1 की 3 की बजाय हम लोगों ने वो 15 मशीनें कर दी हैं, ठीक है। पैरेलल हम लोगों ने मशीनें लगानी थी, वो पैरेलल मशीनें बीच में छोटे छोटे और सिलाई के हेड्स ऐड किए, जो कि शायद उनकी कॉस्ट भी थोड़ी थोड़ी सी होगी। हमने वो हेड्स मंगाए और हमने लगा दिए, तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपैंड हो गई। अब देखिए, पेट्रोल पंप की एग्जांपल लेते हैं। वहां पे पेट्रोल टैंक होता है जो जमीन के अंदर होता है। उस टैंक के साथ एक और टैंक इंस्टॉल कर दिया या उसी टैंक को एक्सपेंड कर दिया, अब उसमें आप ज्यादा पेट्रोल डाल सकते हैं। आपके पास एक साइड पे जगह ज्यादा थी, आपने एक और एडिशनल बूथ ला के वहां पे लगा दिया जहां से आप पेट्रोल जो है वो फिल कर सकते हैं, एक और पेट्रोल फिलिंग पॉइंट बन गया। दीज आर द थिंग्स, दीज आर द एडिशंस, एक्सपेंशंस ऑफ द एसेट्स, जिससे कि एसेट की प्रोडक्शन कैपेसिटी में इंक्रीमेंट आता है, एसेट की कैपेसिटी में इंक्रीज आता है। इस तरह के तमाम एक्सपेंशंस या जो एडिशंस होते हैं, इनको एसेट के तौर पर रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और जब कोई चीज एसेट के तौर पे रिकॉग्नाइज हो जाती है तो फिर उसकी डेप्रिसिएशन भी होती है। तो कैपिटलाइजेशन से मुराद ये है कि एसेट को कैपिटलाइज कर दिया जाए, एसेट को बैलेंस शीट में ऐड कर दिया जाए। देखिए, जो चीज एक्सपेंस आउट होती है, जो चीज एक्सपेंस आउट होती है, एक्सपेंसेस कौन सी स्टेटमेंट में आते हैं? मेरा आपसे ये सवाल है, एक्सपेंसेस कौन सी स्टेटमेंट में आते हैं? एक्सपेंसेस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहां से शुरू होती है? रेवेन्यू से शुरू होती है। तो आप लोग ये याद रख सकते हैं कि वो तमाम चीजें, वो तमाम आउटफ्लोज जो कि रेवेन्यू से माइनस होते हैं, उनको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स भी कहते हैं। अच्छा, जब आप एसेट ऐड करते हैं तो आपके जो एसेट्स हैं वो कौन सी स्टेटमेंट में आते हैं? एसेट्स आते हैं हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहां से स्टार्ट होती है? कैपिटल से स्टार्ट होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो तमाम आउटफ्लोज जो हमारे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाती हैं और कैपिटल में से माइनस होती हैं, इनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कह सकते हैं। तो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत सीधा सा फर्क है। जब भी आप कोई ऐसा खर्चा करें जो कि आपके रेवेन्यू में से माइनस होना है, यानी कि एक्सपेंस के तौर पे रिकॉग्नाइज होना है, तो दैट विल बी योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर कोई खर्चा ऐसा है, आपने कोई ऐसी पेमेंट की है जो कि कैपिटल, जो कि आपके एसेट के अंदर रिकॉग्नाइज होनी है, तो इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये दोनों डेफिनेशंस याद कर लीजिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं एसेट में एडिशन और एक्सपेंशन की। ऐसी एडिशन या एक्सपेंशन जिससे कि एसेट की यूजफुल लाइफ बढ़ जाती है या उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, इस तरह के एसेट्स को कैपिटलाइज किया जाता है। इस तरह की कॉस्ट को एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है। फिर ये जो बात हमने की है कि एसेट की कॉस्ट लॉक हो चुकी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी, इसमें हम फिर चेंजेस कर सकते हैं अगर हमने कोई एडिशंस
या एक्सपेंशंस की हैं, राइट। तो एडिशन या एक्सपेंशन का रूल सिर्फ यही है कि उसने आपको बताया होगा कि इस कॉस्ट को ऐड करने से एसेट की यूजफुल लाइफ 5 साल बढ़ गई है, या इस कॉस्ट को करने से एसेट की प्रोडक्शन कैपेसिटी 2000 यूनिट बढ़ गई है, तो आपको वहां से सीधा सीधा ये पता चल जाएगा कि ये हमारा ऐसा खर्चा है जिसको हमने एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना है, इसको हमने एक्सपेंस में नहीं डालना। या वो ये वर्ड यूज कर सकता है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स किए हैं हमने एक एसेट के ऊपर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो एडिशंस या एक्सपेंशंस के केस में ही होते हैं। अच्छा जी, अब एक और छोटी सी चीज है, हम लोगों ने बात की कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है ये हम एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते, और हम सिर्फ ऐसी चीजें एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं, ऐसी चीजें एसेट में ऐड करते हैं जिनसे कि एसेट की प्रोडक्शन कैपेसिटी या यूजफुल लाइफ बढ़ जाती है। एक और चीज है जो कि इन दोनों के दरमियान में पाई जाती है, ये कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं मेजर ओवरहॉलिंग के एसेट की, आपने ओवरऑल उसकी पूरी की पूरी उसको पूरा खोल के उसके ऊपर जो है ना वो बड़ा सारा काम किया है। ये मेजर ओवरहॉलिंग ऐसी होती है जिसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होता है कि आप इस तरह के खर्चे कर रहे होते हैं जो शायद नॉर्मली ओवरहॉलिंग वगैरह में या रिपेयर मेंटेनेंस में नहीं आते हैं, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ओवरहॉलिंग करते हुए एसेट्स के ओल्ड पार्ट्स को रिमूव कर देते हैं। एक मशीन है हमारे पास, लैपटॉप बनाने की मशीन है, जो कि जिसमें बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। एक जगह से लैपटॉप बनना शुरू होता है, उसकी किट बनती है, सारी मशीन ऑटोमेटेड है, किट बनती है, उसमें ट्रांजिस्टर लगते हैं, उसके साथ चीज़ें ऐड होती हैं, फिर मशीनें उसमें पेच कसती हैं, स्क्रीन सेट करती हैं, एक बहुत ही लंबा असेंबली लाइन है, और उस असेंबली लाइन पे प्रोडक्शन हो रही है। इस असेंबली लाइन में शायद हो सकता है कि 10,000 से ज्यादा छोटे 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 पार्ट्स हों, ठीक है जी। किसी भी एक पार्ट की यूजफुल लाइफ अलग हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल ओवरऑल हम लोगों ने ये डिसाइड किया हुआ है कि इस एसेट की, ये जो हमारा लैपटॉप बनाने वाला एसेट है, इसकी पूरी यूजफुल लाइफ जो है वो 10 साल है, ये 10 साल तक चलेगा। लेकिन एक पार्ट ऐसा है जो कि ट्रांजिस्टर्स को गर्म करता है, और गर्म करके उसके बाद वो चेक करता है कि क्या ये हीट रेजिस्टेंट है या नहीं है। अब वो जो पार्ट है वो ऐसा है कि वो इतनी देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि उसने गर्म हो के पिघल जाना है। अगर हम लोग उसके ऊपर ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो वो बहुत जल्दी पिघल जाएगा, और हो सकता है उस एसिड की यूजफुल लाइफ सिर्फ 1 साल हो, ठीक है। हो सकता है ऐसे बहुत सारे एसेट्स हों, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हों उस मशीन के अंदर जिनकी यूजफुल लाइफ डिफरेंट हो एज कंपेयर टू द टोटल ओवरऑल एसेट, ठीक है। इस तरह की चीजों को हम अपग्रेड करते हैं मेजर ओवरहॉलिंग में। तो जो मेजर ओवरहॉलिंग होती है इसमें नॉर्मली ओल्ड पार्ट्स को रिप्लेस किया जाता है न्यू पार्ट्स के साथ, और ये बहुत दफा होता है। देखिए, एक तो होती है ना स्मॉल ओवरहॉलिंग, कि बाइक की ब्रेक। अब अगर बाइक की जो ब्रेक है, आप अगर एक बाइक यूज करते हैं तो ब्रेक बहुत जल्दी यूज हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड बाइक का जो ऑयल है वो बहुत जल्दी आपको चेंज नहीं कराना पड़ता, लेकिन फ्रीक्वेंटली चेंज कराना पड़ता है। ऑन दी अदर हैंड बाइक के बाकी जो पुर्जे हैं वो सारी जिंदगी चलते हैं, उसकी टैंकी सारी जिंदगी चलती है, वो कभी खराब नहीं होती। उसका बाकी जो मीटर है वो उसकी यूजफुल लाइफ डिफरेंट है। तो जनाब ये तो फिर इस तरह के पंगे में पड़ेंगे तो फिर तो हम लोग एसेट को रिकग्नाइज ही नहीं कर सकेंगे कि हर पार्ट की अलग अलग डेप्रिसिएशन चार्ज करें, हर पार्ट की अलग अलग यूजफुल लाइफ है। तो ऐसे नहीं होता। हम लोग मेजर जो पार्ट्स होते हैं उसके हिसाब से उस एसेट की यूजफुल लाइफ डिसाइड कर लेते हैं, और जो छोटे मोटे एडिशंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बाइक है तो उसका जो आप ऑयल चेंज कराएंगे या बाइक की ब्रेक चेंज कराएंगे तो ये आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे, ये आपके एसेट्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक होंगे। फर्स्ट करें आप बाइक को चेंज करा के रिक्शा बना लेते हैं, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी चेंज कर दी आपने, उसकी सीटिंग कैपेसिटी चेंज कर दी, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू कैपिटलाइज, राइट। आपने 2 पहियों वाली मशीन को 3 पहियों वाली मशीन बना दिया, आपने उसकी प्रोडक्शन सीटिंग कैपेसिटी चेंज कर ली, तो ये वो चीज है जो कि एडिशन हुई है, एक्सपेंशन हुई है। जो मेजर ओवरहॉलिंग होती है उसमें क्या करते हैं, आप पुराना इंजन निकालते हैं, नया इंजन रखवाते हैं। मेजर ओवरहॉलिंग कैपिटलाइज की जाती है, राइट।
ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना दी जाती है। सिमिलरली अपग्रेडेशंस का जिक्र हम लोग खैर एक्सपेंशन के अंदर ही कर चुके हैं कि अपग्रेडेशंस क्या होती हैं कि हम लोगों ने मशीन को अपग्रेड किया है, उसमें कोई चेंजेस लेके आए हैं, तो अगर कोई ऐसी चेंजेस हैं जो कि बहुत हैवी कॉस्ट है जिसकी, तो फिर हमें उसे एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना चाहिए, क्योंकि उस हैवी कॉस्ट से हमें फायदा भी बहुत ज्यादा होगा। तो जो डे टू डे रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो एक्सपेंस आउट होंगी, लेकिन अगर कोई ऐसी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर दिया है जिससे कि एसेट बहुत ही, उसके बहुत सारे पुर्जे निकाल के आपने फेंक दिए, नए पुर्जे लगाए, उसकी वायरिंग नहीं करवाई आपने और बहुत कुछ उसका नया करवाया, दीज आर कॉल्ड अपग्रेडेशंस और ओवरहॉलिंग, मेजर ओवरहॉलिंग। तो ये चीज जो है ना, ये आप एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे, कैपिटलाइज करेंगे, और इसके बाद जब से ये आपकी एसेट में ऐड हो जाएगा, इसको डेप्रिसिएट करना शुरू कर देंगे। राइट? अच्छा जी, एक और चीज अब हम डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज मेजर इंस्पेक्शंस। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनको इस्तेमाल करने के लिए आपको पीरियोडिकली 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 महीने बाद, 1 वीक बाद, ठीक है जी, इस टाइम पीरियड के दौरान आपको उसकी इंस्पेक्शंस करवानी होती हैं। इंस्पेक्शंस कोई भी कर सकता है, थर्ड पार्टी कर सकती है, गवर्नमेंट खुद आके कर सकती है। बहुत सारी इंस्पेक्शंस के डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, डिफरेंट कंपनीज बनी होती हैं जो आके आपके एसेट की इंस्पेक्शन करते हैं। खास तौर पे वो वाले एसेट्स जो कि हजार्डियस मटेरियल जो है ना फिजा में छोड़ते हैं, या उनका जो हजार्डियस मटेरियल होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है जो कि दरियाओं में जाता है। तो इस तरह की जो मशीनरीज होती हैं उनकी इंस्पेक्शंस होती हैं। अच्छा, अब अगर कोई इंस्पेक्शन छोटी है कि कोई आया, उसने 20-30 हज़ार में आपका जो है ना वो चेक किया, मशीन वगैरह चेक की, उसने कहा जी ठीक है, उसने आपको एक सर्टिफिकेट लिख के दे दिया, तो डेट इज एन मटेरियल आइटम। ये इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी बड़ी फिगर नहीं है, ठीक है। लेकिन फर्ज करें, जैसे इसकी एक एग्जांपल दी जाती है, एयरक्राफ्ट्स, जहाज जो होते हैं, एयरक्राफ्ट्स की एक बहुत ही हैवी किस्म की इंस्पेक्शन होती है, जो कि इनके रूल्स के मुताबिक साल में एक दफा या 2 साल में एक दफा या डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे होती है, ठीक है जी। डिफरेंट टाइम पीरियड के बाद एक जहाज की एक बड़ी मेजर इंस्पेक्शन होती है, जिस इंस्पेक्शन के सर्टिफिकेट के ओके आने के बाद ही वो जहाज दोबारा उड़ सकता है, ठीक है। एयरक्राफ्ट्स के केस में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी मेजर इंस्पेक्शन वगैरह या इस तरह की जो चीजें होती हैं, आपने इनको भी एज एन एसेट रिकॉग्नाइज करना है। ये जो मेजर एक्सपेंशन होती हैं, ये ऐसे नहीं होता कि एक बंदा आता है, वो जहाज में घुस के देखता है, अच्छा भाई सफाई से कोई बड़ा इंतजाम किया हुआ है, कॉकपिट में जाके देखता है कि बटन शटन सारे सही लगे हुए हैं, ऑन ऑफ होते हैं कि नहीं होते हैं। किसी भी एयरक्राफ्ट की जो मेजर इंस्पेक्शन होती है, उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट होते हैं जो वो हर पुर्जे के लेते हैं। हर टेस्ट, हर पुर्जे की इंड्योरेंस टेस्टिंग होती है, हर पार्ट की इंड्योरेंस टेस्टिंग होती है, हर पार्ट की ये टेस्टिंग होती है कि वो परफॉर्म करता है कि नहीं, लो प्रेशर पे वो काम कैसे करेगा, हाई प्रेशर पे वो काम कैसे करेगा, डिस्ट्रेस में वो कैसे प्रेशर काम करेगा, वॉशरूम की टूटियां जो है वो सही चलेंगी या नहीं चलेंगी, ठीक है जी। तो ये जो मेजर इंस्पेक्शन होती है, जिसके बगैर एसेट चल नहीं सकता, ये एसेट की एबिलिटी में एडिशन करता है, यानी कि एसेट की एबिलिटी से रिलेटेड है कि अगर आपने मेजर इंस्पेक्शन नहीं कराई तो आपका एसेट जो है वो यूज नहीं हो सकेगा। तो एग्जामिनर बड़े ही आपको कंफर्म वर्ड्स में ये बताएगा कि ये मेजर इंस्पेक्शन है, और ये मेजर इंस्पेक्शन जो है वो आपने रिकॉर्ड करनी है एज एन एसेट। तो हमारी जो मेजर इंस्पेक्शन होती है वो एज एन एसेट रिकॉर्ड होती है। और कभी कभार ऐसे होता है कि इंस्पेक्शन की जो यूजफुल लाइफ है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, हमने एक इंस्पेक्शन कराई और वो 3 साल तक चलेगी। ऑन दी अदर हैंड, जो हमारा जो एयरक्राफ्ट है, जो हमारा प्लेन है, वो उसकी यूजफुल लाइफ है 10 साल। तो हम लोग इसको अलग से एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। मेजर इंस्पेक्शन को हम लोग अलग एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे और इसको 3 साल के ऊपर डेप्रिसिएट करेंगे, जबकि प्लेन जो है वो अपने हिसाब से अलग से डेप्रिसिएट हो रहा है। तो मेजर इंस्पेक्शंस का कॉन्सेप्ट भी हमने समझ लिया। हम लोगों ने एडिशंस, एक्सपेंशंस, ओवरहॉलिंग, अपग्रेडेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया। ये वो तमाम कॉस्ट होती हैं जो एसेट के ऊपर सब्सिक्वेंट टू देयर इनिशियल कॉस्ट एस्टिमेशन लगती हैं। एक छोटी सी बात इस केस में हमें ये करनी होगी कि हम लोगों ने कहा कि जनाब ये रिपेयर मेंटेनेंस ऐसी एडिशंस और एक्सपेंशंस जिससे कि एसेट की यूजफुल लाइफ जो है
वो बढ़ जाए उसको कैपिटलाइज करना चाहिए। ऐसे ओवरहॉलिंग खर्चे जो कि ओल्ड पार्ट्स को निकाल के नए पार्ट्स लगाना है और ये मेजर खर्चा है, इसको भी कैपिटलाइज करना चाहिए, ये नहीं कि एसेट में ऐड करना चाहिए, डेप्रिसिएट करना चाहिए। और मेजर इंस्पेक्शंस को भी एसेट के तौर पर रिकग्नाइज करना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या उनको ऐड कर दिया जाए विद इन द कॉस्ट ऑफ एसेट या सेपरेट एसेट्स के तौर पर रिकॉर्ड किया जाए। तो जनाब आप ये देखेंगे कि जो एसेट है और जो एडिशंस हैं इनकी यूजफुल लाइफ अगर तो सेम है, ठीक है जी, अगर एसेट की कॉस्ट, एसेट जो आपके पास है और जो उसमें एडिशंस हुई हैं, नॉर्मली ये जो आप एडिशंस या एक्सपेंशंस करते हैं इसकी यूजफुल लाइफ उतनी ही होती है जितनी देर तक एसेट चलेगा। सिमिलरली मेजर ओवरहॉलिंग और अपग्रेडेशन की यूजफुल लाइफ उतनी ही होती है जितनी एसेट की यूजफुल लाइफ है। तो फिर हम लोग इसको ऐड कर देंगे इन द कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। और अगर इन दोनों की जो यूजफुल लाइफ है वो डिफरेंट है, कि एसेट जो है उसकी यूजफुल लाइफ डिफरेंट है और जो हमने एडिशंस की हैं उनकी यूजफुल लाइफ डिफरेंट है, जैसा कि हम लोगों ने अभी इंस्पेक्शन के केस में देखा कि इंस्पेक्शन जो होती है, मेजर इंस्पेक्शन, अगर वो 3 साल तक चलेगी तो उसकी यूजफुल लाइफ 3 साल है, यूजफुल लाइफ इज डिफरेंट। तो फिर हम लोग उनको सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे, सेपरेटली एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जनाब। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ subsequent changes, subsequent cost incurred on the asset, repair maintenance, addition and expenses, major overhauling, upgradation and major inspection.